नमस्ते। आपके पसंदीदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी के लिए जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूं वह एक शांत दिखने वाले परिवार में शुरू होती है, जहां एक रात मैंने अपने ससुर जी को चुपके से मेरे पानी के गिलास में नींद की गोलियां मिलाते हुए पकड़ लिया। मैंने वह पानी पीने का नाटक किया और चुपचाप इंतजार करने लगी। जब आधी रात को मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो मेरे सामने का दृश्य देखकर मैं सुन्न पड़ गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पल के बाद से हमारा परिवार कभी ना खत्म होने वाली त्रासदियों के बवंडर में घिर गया। अगर आप इस कहानी के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हैं तो इसे ध्यान से सुनें। मेरा नाम प्रिया है। इस साल मेरी उम्र 27 साल है। मेरी शादी को लगभग 2 साल हो चुके हैं और मैं अपने ससुराल में रहती हूं, लेकिन मेरा दिल हमेशा भारी रहता है और मुझे कभी भी शांति महसूस नहीं हुई। सच कहूं तो मेरे पति का परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन्न है। बाहर से देखने पर हर कोई मुझे भाग्यशाली मानता है, क्योंकि मेरी शादी हमारे इलाके के एक अमीर और सम्मानित परिवार में हुई है। लेकिन उस घर की बहू होने के नाते केवल मैं ही सच्चाई जानती हूं। उस आदर्श दिखने वाले बाहरी मुखौटे के पीछे गहरे काले रहस्य और घुटन भरी दीवारें हैं और मैं हमेशा खुद को उनमें कैद महसूस करती हूं। मेरे पति राज एक बहुत ही दयालु, सौम्य और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाले इंसान हैं। मैंने उनसे शादी करने का फैसला उन्हीं की वजह से किया था। मेरे पति एक साधारण दफ्तर में काम करते हैं। वह हर सुबह जल्दी काम पर जाते हैं और देर रात घर लौटते हैं। उनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन स्थिर है। मैंने उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह हमेशा परिवार के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इस घर में जो व्यक्ति मुझे सबसे ज्यादा बेचैन करता है वह मेरे ससुर जी हैं। इस साल 57 साल के हो चुके मेरे ससुर जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली है और वह हमेशा एक सख्त लहजे में बात करते हैं। रिश्तेदारों की नजर में वह एक आदर्श परिवार के मुखिया हैं। पड़ोसियों की नजर में वह एक सफल पिता हैं। लेकिन साथ रहने के बाद कभी कभी जिस तरह से वह मुझे देखते हैं उससे मेरी रूह कांप जाती है। उनकी नजरें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाती और वे मुझे डरावनी लगती हैं। शुरू में मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन यह अजीब एहसास दिन ब दिन गहराता गया और एक साए की तरह मेरा पीछा करने लगा। उस रात के खाने और बर्तन धोने के बाद मेरा पूरा शरीर थक गया था। मेरे पति बीच वाले कमरे में अखबार पढ़ रहे थे और मेरी सास जी आराम करने के लिए अपने कमरे में जा चुकी थीं। अपने कमरे में जाने से पहले मैं पानी का एक गिलास लेने के लिए रसोई में गई। जैसे ही मैं गिलास को अपने होठों के पास ले जाने वाली थी, रसोई के दरवाजे की दरार से मैंने अपने ससुर जी की परछाई देखी। उन्होंने एक बार गला साफ किया, फिर हाथ में एक छोटी सी दवा की डिब्बी लिए अंदर आ गए। मैं एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा, बाऊजी, आप अभी तक सोए नहीं? ससुर जी ने मेरी तरफ एक नजर डाली और धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, बस कोई आयुर्वेदिक दवा ढूंढ रहा हूं। आजकल नींद आने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सिर हिला दिया, लेकिन जब वह मेरे करीब आए और मेरे हाथ में रखे गिलास को घूरने लगे तो मेरा दिल बैठ गया। उन्होंने एक सामान्य सी आवाज में कहा, पानी पी लो। खूब पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। यह एक आम बात थी, लेकिन उनकी निगाहों ने मेरी पीठ में सिहरन पैदा कर दी। मैंने गिलास उठाया, उसे अपने होठों से थोड़ा सा छुआ और फिर रुक गई। मेरे दिल में कुछ था जो मुझे सावधान रहने के लिए कह रहा था। मैंने बहुत सारा पानी पीने का नाटक किया, गिलास को इस तरह झुकाया जैसे पानी मेरे गले में जा रहा हो, जबकि मैंने सिर्फ अपने होठों को थोड़ा सा गीला किया था। मैंने तुरंत गिलास नीचे रख दिया और सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की। मैं अब कमरे में जा रही हूं, याहत बाऊजी। ससुर जी ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें तब तक मुझे घूरती रहीं जब तक मैं उनकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। सीढ़ियां चढ़ते समय मेरे पैर बुरी तरह कांप रहे थे। एक अनजाने डर ने मुझे घेर लिया था। कमरे में पहुंचकर मैंने तुरंत दरवाजा कसकर बंद कर लिया। मेरे पति अभी भी अपनी स्टडी टेबल पर बैठे अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरा पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा है। मैं बिस्तर पर बैठ गई और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। मेरे होठों पर लगे पानी का स्वाद अजीब और कड़वा था। मैं चुपके से बाथरूम में गई, कुल्ला किया और आईने में खुद को देखा। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे,
जब मैं पानी पी रही थी तो ससुर जी रसोई में क्यों थे? उन्होंने मुझे इतनी तीखी नजरों से क्यों घूरा और यह अजीब स्वाद असल में क्या था? मुझ में अपने पति को यह बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि वह सोचेंगे कि मैं उनके पिता पर शक कर रही हूं और वह अपने पिता और मेरे बीच एक मुश्किल स्थिति में फंस जाएंगे। लेकिन यह चिंता बढ़ती ही गई, खासकर जब रात गहरी होती गई और पूरा घर शांत हो गया। जरा सी भी आहट से मैं चौंक जाती। मैं बिस्तर पर लेटी नियमित सांस लेते हुए सोने का नाटक कर रही थी। मेरे बगल में मेरे पति ने अपनी पढ़ने वाली लाइट बंद कर दी थी और गहरी नींद में सो चुके थे। उस रात लगभग आधी रात को मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब मैंने कमरे का दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुलते हुए सुना तो मेरा दिल जैसे मुंह को आ गया। अंधेरे में एक परछाई उभरी। खिड़की से आ रही चांदनी की रोशनी की बदौलत मैं उस परिचित चेहरे को पहचान सकी। वह मेरे ससुर जी थे। वह बहुत धीरे और भारी कदमों से चल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि कोई आवाज ना हो। उनके हाथ में एक सफेद रूमाल जैसी कोई चीज थी। उनकी चोरी छिपे हरकतों को देखकर मेरे शरीर का खून जम गया। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को नियंत्रित किया, जैसे मैं गहरी नींद में सो रही हूं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, मैं ससुर जी की ठंडी सांसों को महसूस कर सकती थी जब वह बिस्तर के पास आकर रुके। हजारों ख्याल मेरे मन में कौंध गए। अगर मैंने आज वह पानी पी लिया होता तो मैं इस समय बिना कुछ जाने गहरी नींद में सो रही होती। उस पानी में मिला पाउडर जरूर नींद की दवा थी। वह क्या करना चाहते थे? एक ससुर अपनी ही बहू के साथ ऐसा क्यों करेगा? मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और मेरे सामने का दृश्य देखकर मेरा पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। ससुर जी बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठे थे, कांपते हाथों से मुझे सिर से पांव तक देख रहे थे। उन्होंने उस रूमाल को मेरे चेहरे के पास लाया। मुझे बेहोश करने वाली किसी दवा जैसी तीखी गंध हल्की हल्की महसूस हुई। मेरी सांस रुक गई और मेरा गला सूख गया। मेरी नसें जैसे जम गई थीं। उस समय मैं डर और गुस्से से भर गई थी। मेरा मन हुआ कि मैं उठकर चिल्लाऊं, लेकिन मेरे विवेक ने मुझे रोक लिया। मैं जानती थी कि अगर मैंने अभी शांत नहीं रहा तो परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। मैंने सोने का नाटक जारी रखने और यह देखने का फैसला किया कि वह आगे क्या करेंगे। कमरा बेहद खामोश था। सिर्फ मेरे दिल की धड़कन मेरी छाती से टकरा रही थी। मैं अपने शरीर को अकड़ाए हुए लेटी रही। मेरी हर मांसपेशी कांप रही थी और ठंडा पसीना बह रहा था। मैं अपनी सांसों को नियमित रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, जैसे कि मैं सच में गहरी नींद में सो रही हूं। लेकिन मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा जैसे ससुर जी इसे सुन सकते हैं। बिना होंठ हिलाए मैंने उनकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए बस थोड़ी सी आंखें खोलीं। ससुर जी अभी भी बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठे थे। चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनके चेहरे पर एक अजीब तनावपूर्ण भाव दिख रहा था। यह उनके सामान्य प्रभावशाली चेहरे से बहुत अलग था। उनके हाथ में अभी भी वह सफेद रूमाल था जो किसी चीज से गीला था और उस रूमाल से आने वाली तीखी गंध से मुझे उल्टी आ रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण रूमाल नहीं था, बल्कि किसी केमिकल से भिगोया हुआ रूमाल था। अगर मैंने वह गिलास पानी पी लिया होता तो इस समय मैं बेहोश और असहाय होती। उस समय मेरा मन हुआ कि मैं चिल्लाकर अपने पति को बुलाऊं, उठकर संघर्ष करूं, लेकिन मेरे विवेक ने मुझे अभी भी रोक रखा था। अगर मैं अभी हंगामा करती तो पूरा घर जाग जाता, मेरी सास जी भी आ जाती। फिर मेरी कहानी पर कौन विश्वास करेगा? कौन विश्वास करेगा कि यह सम्मानित दिखने वाला आदमी, मेरे ससुर जी, जिन्हें सालों से हर कोई एक आदर्श परिवार का मुखिया मानता है, उनके इरादे इतने बुरे हो सकते हैं? अगर मैं उन पर आरोप लगाती तो मुझे न केवल झूठा माना जाता, बल्कि मेरी शादी भी टूट सकती थी। इस विचार ने मुझे कंपा दिया और मैं केवल खुद को शांत करते हुए उनके अगले कदम का इंतजार कर सकती थी। ससुर जी कुछ मिनट तक चुपचाप बैठे रहे, जैसे यह सुनिश्चित कर रहे हों कि मैं सच में सो रही हूं या नहीं। मैंने हिलने की कोशिश नहीं की। बीच बीच में उन्हें यकीन दिलाने के लिए भारी सांसें लेती रही। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उस रूमाल को मेरी नाक पर रखने की कोशिश की। ठीक इससे पहले कि रूमाल मेरे चेहरे को छूता, मेरे बगल में सो रहे मेरे पति ने बेचैनी में करवट ली और अनजाने में अपना हाथ मेरे शरीर पर रख दिया। उस अनजाने हरकत ने मुझे बचा लिया। ससुर जी चौंक गए और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनका चेहरा तुरंत तनावग्रस्त हो गया और उनकी आंखों में घबराहट दिखाई दी।
वह उठकर खड़े हुए, एक कान बात करने 5 को बात किया, दरवाजे की ओर पीछे हटे और बिना आवाज किए बाहर निकल गए। दरवाजा धीरे से बंद हो गया और मैं बुरी तरह कांपने लगी। ठंडे पसीने से तुरबतुर मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरे पति अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। उनका चेहरा कितना शांत था, उन्हें इस कमरे में हुई भयानक घटना का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना थूक निगला। मेरी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे और असहायता की भावना ने मुझे घेर लिया। मैं अपने पति को बताना चाहती थी, लेकिन मेरा गला रूंध गया। कोई आवाज नहीं निकली। उस रात मैं सुबह तक जागी रही। जब भी मैं आंखें बंद करने की कोशिश करती, ससुर जी का वह रूमाल लिए हुए साया फिर से सामने आ जाता, जो मुझे कंपा देता। मैं बस सुबह होने की उम्मीद कर सकती थी। उम्मीद करती थी कि सूरज की रोशनी इस भयानक बुरे सपने को मिटा देगी। अगली सुबह मैं सामान्य से जल्दी उठ गई। मेरी आंखें जल रही थीं और मेरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा था। भारी मन से मैं नाश्ता तैयार करने के लिए रसोई में गई। जब मैं खाना बना रही थी तो ससुर जी अंदर आए। मेरा शरीर अनजाने में अकड़ गया और मेरे हाथ इतने कांपे कि मैं लगभग कड़ाही गिराने वाली थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा हमेशा की तरह प्रभावशाली था, लेकिन उसके अंदर एक अनकही भावना छिपी हुई थी। बहुत सुबह उठ गईं, उन्होंने शांत आवाज में कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने सिर झुका लिया और बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, जी बाऊजी, नाश्ता तैयार कर रही थी। ससुर जी एक पल के लिए खड़े रहे, फिर धीरे धीरे पानी डाला और पी लिया। मैंने देखा कि उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने गला साफ करके इसे छिपा लिया। मेरे अंदर का डर और भी बढ़ गया। क्या वह जानते थे कि मैं सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी? क्या उन्हें शक था कि मैं सब कुछ जान चुकी हूं? ये सवाल नाश्ते के दौरान मेरे दिमाग में घूमते रहे। मेरे पति हमेशा की तरह आराम से खा रहे थे, अपने काम के बारे में बता रहे थे। मेरी सास जी ने भी घर के कामों के बारे में कुछ छोटी मोटी बातें कहीं। केवल मैं ही एक गुमसुम इंसान की तरह बैठी थी, अपनी चिंतित नजरों को छिपाने की कोशिश कर रही थी। पति के काम पर जाने और सास जी के बगीचे में जाने के बाद घर में मैं और ससुर जी अकेले रह गए। मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। वह सोफे पर बैठकर अखबार खोलकर बैठ गए। सास ठाकर थी हर बात के समझदार की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उसे पढ़ नहीं रहे थे। उनकी नजरें कभी कभी मेरी ओर उठती थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं रसोई की कुर्सी पर बंध गई हूं, हिल नहीं सकती। मैंने बाजार जाने का बहाना बनाया और जल्दी से घर से बाहर निकल गई। बाजार में भीड़ और शोर था, लेकिन मेरे दिल का डर कम नहीं हुआ। ससुर जी का साया जैसे मेरे हर कदम का पीछा कर रहा था। खरीदारी की टोकरी लिए मैं खाली नजरों से दुकानों को देख रही थी, लेकिन मेरा दिमाग खाली था। मेरा दिल उलझन में था। क्या मुझे राज को बता देना चाहिए? लेकिन अगर मेरे पति विश्वास नहीं करते तो क्या सबूत है? यह शादी टूट सकती है। मैंने खुद से पूछा, ससुर जी ने ऐसा क्यों किया? क्या उन्हें कोई मानसिक समस्या है या इसके पीछे कुछ और भयानक है? उस दोपहर जब मैं घर लौटी तो ससुर जी वहां नहीं थे। मैंने राहत की सांस ली। कम से कम अभी के लिए मुझे उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे पति को अभी भी कुछ नहीं पता था। मुझे थका हुआ देखकर उन्होंने धीरे से कहा, तुम घर के काम में खुद को ज्यादा मत थकाओ, बीमार पड़ जाओगी। पति की बात सुनकर मैं बस जबरदस्ती मुस्कुरा सकी। सच्चाई बताने में असमर्थ थी। दिल की गहराइयों में मैं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर ससुर जी नींद की गोलियां मिलाने और बेहोशी की दवा से भीगा रूमाल तैयार करने तक पहुंच गए हैं, तो वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और मुझे खुद को बचाने के लिए एक भीषण लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। रात गहरी होती गई। मैं अपने पति के बगल में लेटी थी, लेकिन मेरी आंखें अंधेरे में खुली हुई थीं। डर हर पल मुझे खाए जा रहा था। मुझे अचानक ससुर जी की वह नजर याद आई जो कल रात मुझे दबोचने वाली थी। वह कोई सामान्य नजर नहीं थी, वह एक शिकारी की नजर थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। मेरे दिल में एक संकल्प पनपने लगा। मैं चुप नहीं रह सकती, लेकिन मैं जल्दबाजी में भी कोई कदम नहीं उठा सकती। मुझे सबूत ढूंढने होंगे। केवल इसी तरह से सच्चाई सामने आ सकती है। दीवार घड़ी की टिक टिक सुनते हुए मैं इंतजार करने लगी। मैं जानती थी कि दूसरी रात आएगी, ससुर जी फिर से कोशिश करेंगे और इस बार मैं उन्हें इतनी आसानी से बचने नहीं दूंगी। उस भयानक रात के बाद हर दिन मेरे लिए एक मानसिक यातना जैसा था। दिन में मुझे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता और एक बहू के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता। खाना बनाना, सफाई करना, सास जी के बेमतलब के सवालों का जवाब देना
और ससुर जी की बेमानी बातों पर प्रतिक्रिया देना। लेकिन दिल की गहराइयों में ऐसा लगता था जैसे कोई ठंडा हाथ मेरे दिल को निचोड़ रहा हो, जिससे मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ससुर जी का साया हमेशा मेरे आसपास रहता था। खाने के समय उनकी नजरों से लेकर हर रात गलियारे में उनके धीमे कदमों की आहट तक, जब भी दरवाजा थोड़ा सा भी चरमराता, मैं चौंक कर डर से सिकुड़ जाती। मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। मुझे डर था कि वह फिर से अंदर आ जाएंगे। सौभाग्य से अगली 2 रातों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस खामोशी ने मुझे और भी तनावग्रस्त कर दिया। ऐसा लगा जैसे कोई शिकारी अपनी सांस रोके हुए हो, अपने शिकार के लापरवाह होने का इंतजार कर रहा हो। मैंने सबूत ढूंढने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैं इस तरह डर में हमेशा नहीं जी सकती, लेकिन मैं बिना किसी सबूत के कुछ कह भी नहीं सकती थी। लेकिन कैसे? मैं सीधे सीधे अपने पति से यह नहीं कह सकती थी, तुम्हारे पिता अजीब व्यवहार कर रहे हैं। राज मुझसे प्यार करते थे, लेकिन वह अपने पिता का बहुत सम्मान भी करते थे। क्या वह मेरी बात पर तुरंत विश्वास कर लेंगे? फिर मेरे मन में एक कैमरे का विचार आया, कमरे में एक छोटा कैमरा लगाना। लेकिन यह एक बहुत जोखिम भरा कदम था। अगर ससुर जी ने उसे ढूंढ लिया तो मैं उसके परिणामों की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। मैंने अपने होंठ काट लिए। बिस्तर पर सोचते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन निराशा में मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। या तो मैं हमेशा डर में जीऊं या सच्चाई को उजागर करने का जोखिम उठाऊं। उस दोपहर मैं कुछ व्यक्तिगत जरूरतें खरीदने का बहाना बनाकर बाहर गई। मेरी जेब में मैंने वह आपातकालीन बचत रखी थी जो मैंने अब तक जमा की थी। मैं चुपके से शहर की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर गई जो घर से कई किलोमीटर दूर थी। शोकेस के सामने मिनी कैमरों के बारे में पूछते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। दुकानदार ने बिना किसी शक के कुछ छोटे और हल्के मॉडल सुझाए जो फोन से कनेक्ट हो सकते थे। मैंने एक कैमरा चुना जो फोन चार्जर जैसा दिखता था। उसे लेकर घर लौटते समय मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं जानती थी कि इस पल से मैं एक खतरनाक खेल में प्रवेश कर चुकी हूं। रात में रसोई का काम खत्म करने के बाद मैं थकान का बहाना बनाकर जल्दी कमरे में चली गई। मेरे पति अपने माता पिता के साथ बीच वाले कमरे में टीवी देख रहे थे। मैंने दरवाजा बंद किया और धड़कते दिल से मैंने वह कैमरा किताबों की अलमारी पर लगा दिया जो बिस्तर की ओर थी। मैंने उसे इस तरह से रखा कि वह सीधे मेरे सोने की जगह पर नजर रखे। मैंने उसे बड़े करीने से छिपा दिया ताकि किसी को शक न हो। उसके बाद मैं बिस्तर पर ऐसे लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात मैं सोने की हिम्मत नहीं कर सकी। मैं बस चुपचाप लेटी इंतजार करती रही। और सचमुच लगभग सुबह के समय मैंने फिर से दरवाजे की धीमी चरमराहट सुनी। मेरा दिल जैसे गले में आ गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसें नियंत्रित की। दरवाजा धीरे धीरे खुला और ससुर जी का साया फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह और भी ज्यादा सावधान लग रहे थे। वह बिना आवाज किए अंदर आए। हाथ में अभी भी वही सफेद रूमाल था। मैंने उनके हल्के कदमों की आहट सुनी, फिर बिस्तर के पास उनकी भारी सांसें महसूस की। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था, लेकिन मैंने सोने की मुद्रा बनाए रखी। वह झुके। इस बार वह और भी नीचे झुके, मुझे देख रहे थे। कपड़े के रगड़ने की आवाज आई। वह उस रूमाल को तैयार कर रहे थे। मैंने अपनी सांस रोक ली, मन ही मन प्रार्थना की कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर ले। ठीक जब वह रूमाल को मेरे चेहरे पर लाने वाले थे, मेरे पति अचानक जोर से खांसे। खांसी की आवाज ने ससुर जी को चौंका दिया और वह पीछे हट गए और जल्दी से रूमाल अपनी जेब में डालकर कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा जल्दबाजी में बंद हो गया और मैं बुरी तरह कांपने लगी। मेरी पीठ पसीने से भीग गई थी। दूसरी कोशिश और दूसरी विफलता। अगर मेरे पति न होते तो शायद मैं आज यहां बैठकर इस तरह सोच भी नहीं पाती। अगली सुबह मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखने का मौका ढूंढा। जैसे ही मेरे पति काम पर गए, मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और कांपते हाथों से अपना फोन कनेक्ट किया। स्क्रीन पर सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड हो गया था। ससुर जी का दरवाजा खोलना, उनके दबे पांव चलना और उनके हाथ में वह सफेद रूमाल। मैंने अपने होंठ काट लिए, मेरे आंसू बह निकले। आखिर मुझे सबूत मिल गया था, लेकिन यह खुशी क्षणिक थी। डर ने मुझे फिर से घेर लिया। अगर मैं इस वीडियो का इस्तेमाल करती हूं तो यह युद्ध की घोषणा करने जैसा होगा। मैं पूरे परिवार के सामने उनका नकाब उतार दूंगी और यह सब कुछ तबाही के कगार पर धकेल देगा। मैं सोच में डूब गई। मेरा दिल बेचैन था। अगर मैं इसे अपने पति को दिखाती हूं
तो वह निश्चित रूप से चौंक जाएंगे और उनके पिता पुत्र का रिश्ता टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे छिपाती हूं तो मुझे इस लंबे बुरे सपने में कांपते हुए जीना होगा। मुझे एक रास्ता चुनना था, लेकिन मैं जो भी रास्ता चुनती वह कांटों से भरा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैंने जल्दी से फोन छिपा लिया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। वह ससुर जी थे। दरवाजे के बाहर से उन्होंने पूछा, प्रिया तुम अंदर हो? उनकी आवाज शांत लग रही थी, जैसे कुछ भी गलत ना हो। मैंने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, जी बाऊजी, बस कमरा साफ कर रही हूं। ससुर जी कुछ सेकंड के लिए चुप रहे, फिर उनके कदमों की आहट दूर जाती हुई सुनाई दी। मैं बिस्तर पर बेजान सी बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। वह जरूर मुझे परख रहे थे। शायद उन्हें विश्वास था कि मैंने वह दवा पी ली थी और मुझे कुछ भी पता नहीं है। लेकिन हाल ही में जब वह मुझे देखते थे तो उनकी नजरें और भी तीखी हो गई थीं, संदेह से भरी हुई। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। मैं जानती थी कि यह सब सिर्फ शुरुआत है। ससुर जी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। अब मेरे पास सबूत थे, लेकिन मुझे बहुत सावधानी से कदम उठाना था। एक छोटी सी गलती मुझसे सब कुछ छीन सकती थी। मेरे पति, मेरा परिवार, मेरा सम्मान और यहां तक कि मेरी अपनी सुरक्षा भी। डर और संकल्प आपस में मिल गए। मुझे लगा जैसे मैं एक गहरी खाई के किनारे खड़ी हूं। मैं जानती थी कि तीसरी रात आएगी और इस बार शायद वह अपना मौका नहीं चूकेंगे। उस पूरे दिन मैं आधी बेहोशी की हालत में जीती रही। मेरा दिमाग उस वीडियो रिकॉर्डिंग से भरा हुआ था। जब भी मैं अकेली होती, मैं अपना फोन निकालती और उसे बार बार देखती। स्क्रीन पर हर दृश्य मेरे दिल में एक चाकू के घाव जैसा महसूस होता था। वह आदमी जिसे ससुर जी के रूप में सम्मान दिया जाता था, एक चोर की तरह झुका हुआ, हाथ में रुमाल लिए मेरे पास आ रहा था। मैं डर से कांप जाती और मेरा दम घुटने लगता। लेकिन मेरा सबसे बड़ा डर उनका कृत्य नहीं था, बल्कि यह था कि मुझे इस सबूत के साथ क्या करना चाहिए। क्या मुझे इसे राज को दिखाना चाहिए? क्या मुझे सब कुछ बता देना चाहिए? यह सोचने मात्र से ही मेरा सिर चकरा जाता। राज एक अच्छे पति हैं और मुझसे सच्चा प्यार करते हैं, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन वह अपने माता पिता के इकलौते बेटे भी हैं। बचपन से ही अपने पिता की सख्त परवरिश में पले बढ़े हैं। उनकी नजरों में उनके पिता एक आदर्श और सम्मानित व्यक्ति हैं, जिन्होंने उन्हें सही तरीके से पाला है। अगर एक दिन मैं अचानक वह वीडियो उनके सामने रख दूं, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मुझे अपने पति का चेहरा याद आया, जो स्क्रीन देखने के बाद पीला पड़ जाएगा, फिर संदेह भरी नजरों से मुझे देखेगा। क्या वह विश्वास करेंगे कि यह मेरी कोई चाल या साजिश नहीं है? या क्या वह उस चौंकाने वाली सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाएंगे और उसे नकारने की कोशिश करेंगे? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं वह एकमात्र विश्वास खो नहीं दूंगी जिस पर मैं निर्भर थी, मेरे पति का विश्वास? पूरी दोपहर मैं बस कमरे में बैठी रोती रही। बाहर पेड़ों की टहनियों से टकराती हवा की आवाज आ रही थी, सास जी की पड़ोसियों को बुलाने की आवाज और बच्चों की हंसी। दुनिया सामान्य रूप से चल रही थी, लेकिन सिर्फ मैं ही एक बुरे सपने में फंसी हुई थी, जिसका कोई रास्ता नहीं था। रात आई और मैं छोटी छोटी आवाजों से चौंकती रही। सीढ़ियों की चरमराहट की आवाज से ही मेरी पीठ में सिहरन दौड़ जाती। मैंने आज रात फिर से गहरी नींद में सोने का नाटक करने और अपने फोन को फिर से सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए तैयार करने का फैसला किया। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह वीडियो मेरी कल्पना का कोई बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया भ्रम नहीं है, बल्कि एक वास्तविक सच्चाई है। और सचमुच लगभग 2 बजे फिर से दरवाजे की धीमी चरमराहट की आवाज आई। मैं लगभग अपनी सांस रोक चुकी थी। एक बार फिर ससुर जी का साया प्रकट हुआ, अभी भी सतर्क रवैये के साथ, अभी भी हाथ में वही सफेद रूमाल लिए। मैंने उनके कदमों की आहट, उनकी भारी सांसें सुनी और उस रूमाल से आती ठंडी हवा को अपने पास आते महसूस किया। उस समय मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि खतरा मेरे सिर पर है, लेकिन इस बार मैंने एक साहसिक प्रयोग करने का फैसला किया। ठीक इससे पहले कि रूमाल मेरे चेहरे को छूता, मैंने धीरे धीरे करवट बदली और बड़बड़ाने वाले की तरह फुसफुसाया, राज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन यह एक सपने में बोलने वाले व्यक्ति की तरह स्वाभाविक लग रही थी। ससुर जी तुरंत चौंक गए और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनके चेहरे पर स्पष्ट घबराहट दिखाई दी। वह एक पल के लिए चुपचाप खड़े रहे, फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनकी पीठ को दरवाजे के पीछे गायब होते देखा।
मेरी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई थी और मैं पसीने से तरबतर थी। लेकिन मेरे दिल में एक बात और भी स्पष्ट हो गई। वह पसीने से बलक करते हुए, रुकेंगे नहीं। अगर आज मैं बड़बड़ाने की वजह से इस संकट से बच गई तो क्या कल और परसों भी किस्मत मेरा साथ देगी? अगली सुबह खाने की मेज पर मैंने शांत रहने की कोशिश की। मेरे पति को अभी भी कुछ नहीं पता था। वह मेरे बनाए सूप को खाते हुए कभी कभी मुस्कुरा रहे थे। सास जी ने छोटी मोटी बातें पूछी। केवल ससुर जी ही वहां बैठे थे, एक गहरी और समझ से परे नजर से मुझे देख रहे थे। मैंने सिर झुका लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक फैसला आकार लेने लगा था। मुझे कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो देर सबेर मैं खाई के किनारे पहुंच जाऊंगी। दोपहर में पति काम पर जा चुके थे और सास जी पड़ोसन के घर गई थीं। मैं जानबूझकर कमरे में चुपचाप बैठी, फिर अपना फोन खोला। दूसरा वीडियो भी पूरी तरह से सहेजा हुआ था। ससुर जी अंदर आए, रूमाल पकड़े हुए बिस्तर के पास आए, फिर मेरे हिलने पर चले गए। सब कुछ इतना स्पष्ट और निर्विवाद था। मैंने फोन को गले लगाया और रो पड़ी। मेरा दिल एक बड़े संघर्ष में था। अगर मैं इसे अपने पति को दिखाती तो मैं आजाद हो सकती थी, लेकिन साथ ही मैं उन्हें एक त्रासदी में भी धकेल सकती थी। अगर मैं इसे छिपाती तो मुझे डर में जीना पड़ता और पता नहीं कब मैं टूट जाती। मैं शाम तक ऐसे ही बैठी रही। मेरा दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने मुझे गले लगाया और चिंतित हुए, क्योंकि मैं दुबली हो गई थी और मेरी आंखें थकी हुई लग रही थीं। उन्होंने पूछा, क्या कोई बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो? मैं लगभग रो पड़ी और सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन उनकी विश्वास भरी आंखों को देखकर मेरा गला रुंध गया। मुझे डर था कि सच्चाई सामने आने पर वह विश्वास टूट जाएगा। उस रात मैं बेचैन रही। मेरे मन में एक और विचार आया, अगर मैं खुद उन पर आरोप नहीं लगा सकती तो मुझे उन्हें दूसरों के सामने अपना नकाब उतारने पर मजबूर करना होगा। सबको इसे सीधे तौर पर देखना होगा ताकि मैं इस बंधन से मुक्त हो सकूं। मैंने एक खतरनाक योजना बनाई। मैं गहरी नींद में सोने का नाटक करूंगी, लेकिन कैमरे को एक अधिक खुली जगह पर रखूंगी या ऐसी स्थिति बनाऊंगी कि मेरे पति गलती से इसे देख लें। यह पागलपन लग रहा था, लेकिन मेरे पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे। अगर ससुर जी को शक हुआ तो वह चालाकी से बच निकलेंगे, इसीलिए मैं लगातार चुपके से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती थी। तीसरी रात को मैंने पहला कदम उठाने का फैसला किया। मैंने फोन बंद करना भूल जाने का नाटक किया और उसे एक अधिक कंस्पिक्यूअस जगह पर रख दिया। अगर ससुर जी फिर भी अंदर आने की हिम्मत करते तो मुझे और भी स्पष्ट सबूत मिल जाता, जिसे मेरे पति बाद में नकार नहीं सकते थे। सोने से पहले मैंने अपने पति को देखा। उनका चेहरा शांत और प्यार से भरा था। मेरा दिल दुखने लगा। क्या यह आदमी जिसे मैं प्यार करती हूं अपने पिता के बारे में सच्चाई जानने के झटके को सह पाएगा? मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाया, राज, अगर किसी दिन मैं कुछ कहूं तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, ठीक है? मेरे पति ने आधी नींद में मेरा हाथ धीरे से पकड़ा। वह पकड़ उस अंधेरी रात में प्रवेश करते समय मेरा एकमात्र सहारा बन गई। और मैं जानती थी कि अगर आज रात ससुर जी फिर से आए तो सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उस रात मैं अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं कर सकी। कमरे का अंधेरा सामान्य से ज्यादा गहरा लग रहा था और डर मेरी हड्डियों तक समा गया था। दीवार घड़ी की टिक टिक नियमित रूप से सुनाई दे रही थी, जैसे यह संकेत दे रही हो कि कुछ भयानक जल्द ही होने वाला है। मेरे बगल में मेरे पति धीरे धीरे खर्राटे ले रहे थे, बिना कुछ जाने सो रहे थे। मैं उनकी ओर मुड़ी, मेरी आंखों में आंसू भर आए। कितना अच्छा होता अगर वह मेरे दर्द को समझ पाते, अगर वह जानते कि आज की रात हमारी शादीशुदा जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ हो सकती है। लगभग सुबह के समय दरवाजे की कीलें फिर से धीरे धीरे चरचराईं। मैंने तुरंत अपनी सांस रोक ली। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि दर्द होने लगा था। वह परिचित साया धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। अभी भी ससुर जी थे, उनकी आंखें अंधेरी थीं और चेहरा प्रभावशाली था, लेकिन एक तनाव था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। उनके हाथ में अभी भी वह सफेद रूमाल था। वह बहुत धीरे धीरे चले और बिस्तर के पास रुक गए। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलीं, उनकी हर हरकत पर नजर रखी। रूमाल से आने वाली दवा की गंध ने मुझे बीमार कर दिया, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सहन किया। वह नीचे झुके,
मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई शिकारी यह सुनिश्चित कर रहा हो कि उसका शिकार अब असहाय हो चुका है। मैं अभी भी सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मेरे दिल में मैं डर से कांप रही थी। मेरी सारी इंद्रियां उस निर्णायक क्षण का इंतजार कर रही थीं। ठीक इससे पहले कि रूमाल मेरे चेहरे को छूता, मैंने अचानक करवट बदली और गलती से बेडसाइड टेबल पर रखे फोन को छू दिया। फोन ने एक छोटी सी आवाज की और उसकी स्क्रीन अंधेरे में चमक उठी। ससुर जी चौंक गए और अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनकी नजरें सीधे उस रोशनी के स्रोत पर टिक गईं। मैंने महसूस किया कि उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजा जल्दबाजी में बंद हो गया और मैं कांपने लगी, ठंडे पसीने से तरबतर। मैं अपने पति की ओर मुड़ी, लेकिन वह अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, रोने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। उस समय खतरे से बचने की राहत के अलावा एक बड़ा तनाव मुझे घेर रहा था। ससुर जी को जरूर शक होने लगा होगा। अगर उन्हें एहसास हो गया कि मैंने यह जानबूझकर किया है, तो क्या वह और भी ज्यादा दुस्साहसी नहीं हो जाएंगे? अगली सुबह मैंने जल्दी से फिर से फोन चेक किया। पिछली रात का वीडियो पूरी तरह से सहेजा हुआ था। ससुर जी अंदर आए, रूमाल पकड़े हुए, झुके, फिर फोन की स्क्रीन जलने पर चले गए। सब कुछ इतना स्पष्ट था। मैं घंटों तक सोचती रही, लगातार रोती रही। सबूत काफी से ज्यादा थे, लेकिन मुझमें अभी भी अपने पति को बताने की हिम्मत नहीं थी। मुझे डर था कि जब वह मुझे संदेह भरी नजरों से देखेंगे, डर था कि जब यह परिवार बिखर जाएगा। नाश्ते के समय माहौल सामान्य से ज्यादा भारी था। मेरी सास जी अभी भी पड़ोसियों के बारे में बातें कर रही थीं। मेरे पति अपने काम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं और ससुर जी दो दुश्मनों की तरह थे, जो पीठ में चाकू छिपाए एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी नजरें बर्फ की तरह ठंडी थीं, तीखेपन से मेरी ओर देख रही थीं। मैंने सिर झुका लिया, चम्मच को इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। मैं जानती थी कि वह सतर्क होने लगे हैं। दोपहर में जब पति काम पर चले गए और सास जी बाजार चली गईं, मैं जानबूझकर बीच वाले कमरे में बैठ गई। ससुर जी ऊपर से नीचे आए और मुझे देखकर रुक गए। हमारी नजरें मिलीं, एक लंबी और भारी नजर जो मुझे सांस लेने में तकलीफ दे रही थी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, आजकल तुम बहुत थकी हुई लगती हो, कोई समस्या है क्या? मैं चौंक गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं जानती थी कि वह वास्तव में चिंतित नहीं थे, बल्कि मुझे परख रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और धीरे से जवाब दिया, बस नींद पूरी नहीं हो रही है बाऊजी। वह व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। उस ठंडी मुस्कान ने मुझे कंपा दिया। ओह, अगर नींद नहीं आती है तो दवा ले लो। मुझे एक अच्छी दवा पता है, क्या मैं तुम्हारे लिए ले आऊं? मैं डर गई और अपना सिर हिला दिया। नहीं बाऊजी, कोई बात नहीं। उनकी नजरें कुछ सेकंड के लिए मेरे चेहरे पर टिकी रहीं, फिर वह मुड़ गए। उनकी पीठ को सीढ़ियों पर गायब होते देखकर चिंता अभी भी मेरे सीने पर बोझ डाल रही थी। यह स्पष्ट था कि उन्हें एहसास हो गया था कि मैं उतनी भोली नहीं हूं जितना वह सोचते थे। उस शाम मैं खिड़की के पास सोच में डूबी बैठी थी। मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। मैं उन्हें फिर से कार्रवाई करने का मौका नहीं दे सकती थी। मेरे पति को सच्चाई पता होनी चाहिए, लेकिन उन्हें सीधे बताना शायद अभी भी काफी नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां मेरे पति इसे अपनी आंखों से देखें। एक विचार आया, मैं उनके दिए हुए पानी को पूरा पीने का नाटक करूंगी, बहुत गहरी नींद में सोने का नाटक करूंगी, लेकिन वास्तव में मैं सतर्क रहूंगी। अगर वह कमरे में आते हैं तो मेरे पति इसे सीधे तौर पर देखेंगे। यह एक खतरनाक विचार था, लेकिन शायद यही एक तरीका था कि मेरे पति पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करें। उस रात के खाने के समय ससुर जी ने अचानक मेरे लिए एक गिलास पानी डाला। उन्होंने गिलास मेरी ओर बढ़ाया और नरम आवाज में कहा, पियो बेटा, मौसम गर्म है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। मैं एक पल के लिए कांप गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाला और गिलास को अपने होठों तक ले गई। एक कड़वा स्वाद मेरी जीभ के सिरे पर फैल गया। मैंने उसे निगलने का नाटक किया और जबरदस्ती मुस्कुराई। शुक्रिया बाऊजी। उनकी आंखों में एक संतुष्टि की चमक थी और उनके होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे। यह देखकर मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मेरी योजना काम कर रही है। उस रात मैं जानबूझकर जल्दी लेट गई और नियमित रूप से सांस लेने लगी जैसे मैं सो चुकी हूं। मेरे पति अभी भी अपनी स्टडी टेबल पर बैठे थे। मैंने बेपरवाह होने का नाटक किया और अपने फोन पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मेरे दिल में मैं प्रार्थना कर रही थी कि आज रात सच्चाई सामने आ जाएगी। 2 बजे के बाद
दरवाजा खुलने की आवाज फिर से सुनाई दी। मैं लगभग अपनी सांस रोक चुकी थी। ससुर जी धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे कदमों से अंदर आए। उन्होंने चारों ओर देखा और उनकी नजरें एक पल के लिए मेरे फोन पर रुकीं। उन्होंने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ी लेकिन आगे बढ़ते रहे। वह सफेद रूमाल फिर से उनके हाथ में दिखाई दिया। दवा की गंध तेज थी। वह मेरे चेहरे के पास झुके। मैं अपने दिल को जोर से धड़कते हुए साफ साफ सुन सकती थी। ठीक उसी समय मेरे पति ने अचानक सिर घुमाया। उनके लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी ने सीधे ससुर जी के साये को उजागर किया जो बिस्तर पर झुके हुए थे। उसी क्षण कमरे की हवा जैसे टुकड़ों में बिखर गई। जैसे ही मेरे पति ने सिर घुमाया, उनके लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी सीधे ससुर जी पर पड़ी जो झुके हुए थे। कमरे की हवा तुरंत जम गई। मैं अपनी भारी सांसों को सुन सकती थी और मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे वह छाती से बाहर निकल जाएगा। ससुर जी कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गए। फिर कांपते हाथों से उन्होंने जल्दी से अपने हाथ के रूमाल को अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पति की दोनों आंखों ने सब कुछ देख लिया था। पिताजी, मेरे पति ने एक रूंधी हुई आवाज में पुकारा जो डर और सदमे का मिश्रण थी। कमरा एक भयावह खामोशी में डूब गया। ससुर जी ने खुद को सीधा किया, अपने प्रभावशाली हाव भाव को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने एक बार गला साफ किया और धीरे से कहा, मैं बस यह देखने आया था कि तुम लोग ठीक हो या नहीं। लगता है वह ठीक से सो नहीं पा रही है। अभी आप मेरी पत्नी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? मेरे पति ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर खड़े हो गए। पीछे ढकेली गई कुर्सी की आवाज जोर से हुई। मैं अभी भी सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं जानती थी कि यह क्षण सब कुछ तय करेगा। ससुर जी ने मेरे पति को देखा। उनकी आंखें गहरी और अंधेरी थीं, जैसे कि चुप रहने का आदेश दे रही हों। तुमने गलत देखा, मैं बस जांच कर रहा था, क्योंकि वह थकी हुई लग रही थी। उन्होंने एक धीमी और कठोर आवाज में कहा। मेरे पति ने भौहें सिकोड़ी और पास आए। नहीं, मैंने साफ देखा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे। आपके हाथ में वह रूमाल क्या था? ससुर जी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। उस हंसी की आवाज ने मेरे शरीर का खून जमा दिया। राज, कुछ बातें हैं जो तुम नहीं समझते। तुम्हारी पत्नी अब इस घर में रहने के लायक नहीं लगती। मैं बस इस मामले को चुपचाप सुलझाना चाहता था ताकि तुम्हें कोई नुकसान न हो। मैंने अपने होंठ काट लिए। मेरे आंसू बहने लगे। वे शब्द एक चाकू की तरह मेरे दिल में चुभ गए। रहने के लायक नहीं, वह मुझे एक बाधा की तरह मान रहे थे जिसे रास्ते से हटाना था। मेरे पति बिस्तर के सामने आकर मुझे ढंकते हुए खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। बस पिताजी, मैंने सब कुछ देख लिया है। अब से हमारे कमरे में कभी मत आना। ससुर जी ने अपने बेटे को तीखी नजरों से देखा। उनकी आंखें गुस्से और निराशा से भरी थीं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, मुड़े और बाहर जाने से पहले वह मुझे एक ठंडी और तीखी नजर से देखना नहीं भूले। दरवाजा बंद हो गया, लेकिन उसकी गूंज मेरे दिल में गूंजती रही। मेरे पति मेरी ओर मुड़े, जल्दी से पास बैठे और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तुमने सब कुछ सुना? मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे आंसू फूट पड़े। मैं इसे और नहीं छिपा सकती थी। मैं सिसकने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया, लेकिन उनके हाथ भी कांप रहे थे। मैं जानती थी कि उन्हें कितना बड़ा झटका लगा है, उनका दिल कितना टूट गया है। राज, मैंने एक रूंधी हुई आवाज में कहा, कुछ दिनों से पिताजी मेरे पीने के पानी में दवा मिला रहे थे। हर रात वह कमरे में आते थे। मेरे पति सुन्न हो गए, मेरे कंधे कसकर पकड़ लिए। क्यों? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सिसकने लगी। मुझे डर था कि तुम विश्वास नहीं करोगे। मुझे डर था कि हमारा परिवार टूट जाएगा। मेरे पति ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे और भी कसकर गले लगा लिया। मैं उनके शरीर को कांपते हुए और उनकी सांसों को भारी होते हुए महसूस कर सकती थी। उस रात हम सो नहीं सके। मेरे पति बिस्तर के पास बैठे खालीपन में अंधेरे को घूर रहे थे। कभी कभी वह अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींचते कि उनकी बाहों की नसें उभर आती। मैं जानती थी कि वह दो भूमिकाओं के बीच एक बड़े संघर्ष में थे। एक पति के रूप में जिसे अपनी पत्नी की रक्षा करनी थी, और एक बेटे के रूप में जो अपने पिता के बारे में सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता था। अगली सुबह नाश्ते का समय पहले से भी ज्यादा भारी था। मैं अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सकी, बस चावल को हिलाती रही। मेरी सास जी, जो कुछ नहीं जानती थीं,
अभी भी पड़ोसियों के बारे में बातें कर रही थीं। इस घर पर आने वाले तूफान से बेखबर। ससुर जी वहां चुपचाप बैठे थे। कभी कभी मुझे और मेरे पति को देखते थे। जब भी वह नजर पड़ती मैं कांप जाती। मेरे पति ने मुश्किल से बात की, बस कुछ निवाले खाए और फिर जल्दी काम पर जाने के लिए निकल गए। जाने से पहले मेज के नीचे उन्होंने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा। वह पकड़ एक प्रोत्साहन और विश्वास की अभिव्यक्ति थी। मैं जानती थी कि वह मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं यह भी जानती थी कि वह कितने बड़े संघर्ष का सामना कर रहे हैं। दोपहर में मैं कमरे में अकेली बैठी चुपके से उन वीडियो को फिर से खोल रही थी जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। ससुर जी को दबे पांव आते देखकर मेरा दम घुटने लगा। यह सिर्फ सबूत नहीं था, यह एक नग्न सत्य था जिसे यह परिवार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। मैं स्क्रीन को देखते हुए फिर से रो पड़ी। जब मेरे पति शाम को घर लौटे तो उनका चेहरा बहुत भारी लग रहा था। वह मेरे पास बैठे और धीमी आवाज में कहा, मैंने दिन भर इसके बारे में सोचा है। मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मैं तुम्हारी कही हर बात पर विश्वास करता हूं, लेकिन पिताजी मेरे पिताजी हैं। मैं सब कुछ एक साथ उजागर नहीं कर सकता। मैंने उन्हें आंसू भरी आंखों से देखा तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे हर रात डर में जीना होगा? डर है कि वह कमरे में आ जाएंगे। मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया और फुसफुसाया, नहीं, मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे इस परिवार को बिखरने से बचाने का कोई तरीका खोजने के लिए थोड़ा समय दो। मैंने अपना सिर अपने पति के कंधे पर टिका दिया और रो पड़ी। मैं समझती थी कि वह कितने दर्द में थे, लेकिन मेरे दिल की चिंता कम नहीं हुई। क्या मेरे पति का आत्मनियंत्रण इस स्थिति को नियंत्रित कर सकता है? और एक बात जो मैं निश्चित रूप से जानती थी, ससुर जी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। उस रात मैं अपने पति के बगल में लेटी थी, लेकिन सो नहीं सकी। मैंने खिड़की के बाहर हवा की सीटी सुनी और गलियारे में ससुर जी के कदमों की आहट। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल पर पड़ रहा हो। मैंने अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया, प्रार्थना की कि सुबह जल्दी हो जाए, लेकिन दिल की गहराइयों में मैं जानती थी कि असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। जिस रात मेरे पति ने उस भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उसके बाद से घर की हवा बहुत तनावपूर्ण और घुटन भरी हो गई। हर नजर, हर कदम, हर बोला गया शब्द भारी लगता था, जैसे कोई तूफान छिपा हो। हर बार खाने के समय मैं, मेरे पति और ससुर जी, हम तीनों एक नाटक में अभिनय करने वाले अभिनेताओं की तरह होते थे, जो सास जी के सामने सामान्य दिखने की कोशिश करते थे। माँ को अभी भी कुछ नहीं पता था। वह अभी भी हंसती थीं, बातें करती थीं और छोटी मोटी चीजों में लगी रहती थीं, उस अंधेरे से पूरी तरह बेखबर जो चुपके से हमारे परिवार को निगल रहा था। मेरे पति पूरी तरह बदल गए थे। वह चुप हो गए थे और अक्सर खोए रहते थे। हर रात घर लौटने के बाद वह बस बरामदे में चुपचाप बैठे रहते, सिगरेट जलाते, लेकिन उसे पीते नहीं। उन्हें इस तरह देखकर मेरा दिल दुखता था। मैं जानती थी कि वह कितने बड़े आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे हैं। एक तरफ उनके पिता के बारे में भयानक सच्चाई थी, दूसरी तरफ वह पत्नी थी जिसकी रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई थी। वह मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, लेकिन यह भी आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते थे कि जिस पिता का वह इतना सम्मान करते हैं, वह इतना नीच काम कर सकते हैं। मैं एक बुरे सपने में जी रही थी। हर रात मैं चौंक कर जाग जाती। हालांकि मेरे पति ने कमरे के दरवाजे के सामने एक कुर्सी लगा दी थी और मेरी रक्षा के लिए रात भर जागते थे। जब भी मैं उन्हें देखती, मुझे उन पर तरस आता और साथ ही यह भी पता था कि वह इस तरह ज्यादा दिन नहीं रह सकते। ससुर जी ने हार नहीं मानी थी। मैं इसे उनकी नजरों से महसूस कर सकती थी। अब उनकी आंखों में सिर्फ शक नहीं था, बल्कि एक चेतावनी भी थी, जैसे कह रहे हों, यह मत सोचो कि तुम मेरे हाथों से बच सकती हो। एक दोपहर जब सास जी बाजार गई थीं और पति काम से नहीं लौटे थे, मैं घर में अकेली थी। मैं रसोई में बर्तन धो रही थी जब मैंने ऊपर से कदमों की आवाज सुनी। मेरी सहज प्रवृत्ति ने मेरे शरीर को अकड़ा दिया। जब मैं मुड़ी तो ससुर जी रसोई के दरवाजे पर खड़े थे, सीने पर हाथ बांधे, मुझे ठंडी नजरों से देख रहे थे। प्रिया, उनकी धीमी और कर्कश आवाज एक आदेश की तरह लग रही थी। मैं कांप गई, जल्दी से प्लेट रखी और अपने हाथ सुखाए। जी, बाऊजी, क्या बात है? वह मेरे पास आए और एक कदम दूर रुक गए। मैं उनकी भारी सांसों को महसूस कर सकती थी। तुम सोचती हो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या योजना बना रही हो। कैमरा, फोन, सब कुछ मेरी निगरानी में है। मैं वहीं जम गई। मेरी सांस रुक गई। वह जानते थे, उन्हें एहसास हो गया था। मत भूलो,
यह किसका घर है? उन्होंने एक चाकू की तरह तेज आवाज में कहा। अगर तुम इस परिवार की रक्षा करना चाहती हो, अपने पति की रक्षा करना चाहती हो, तो बेहतर है कि कोई बेवकूफी न करो। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, ठंडा पसीना बहने लगा। मैं जवाब देना चाहती थी, उनके मुंह पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए। डर ने मुझे जकड़ लिया। ठीक उसी समय सामने के गेट के खुलने की आवाज आई। मेरे पति घर आ गए थे। ससुर जी तुरंत एक कदम पीछे हटे, अपने प्रभावशाली हाव भाव को वापस लाए, फिर मुड़कर चले गए। मैं एक मूर्ति की तरह जम गई। मेरे आंसू बह निकले। उस रात मैंने अपने पति को सब कुछ बताया। वह गुस्से में थे और मेज पर जोर से मुक्का मारा। पिताजी ने सच में ऐसा कहा? मैंने सिसकते हुए सिर हिलाया। मुझे नहीं पता अब क्या करूं, राज। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। उनकी आवाज रुंध गई। मैं तुम्हें एक पल भी इस तरह नहीं रहने दूंगा। कल मैं पिताजी से सीधे बात करूंगा। मैं चिंतित हुई और उनका हाथ पकड़ा। लेकिन अगर तुम बात करोगे तो पिताजी जरूर इनकार कर देंगे और मां विश्वास नहीं करेंगी, बल्कि मुझ पर ही परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया जा सकता है। मेरे पति लंबे समय तक चुप रहे। मैंने उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प और पीड़ा का मिश्रण देखा। वह और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने फुसफुसाया, अगर हम चुप रहे तो हम कभी भी इस साए से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उस रात मैं और मेरे पति सोए नहीं। हमने अगली सुबह ससुर जी का सामना करने का फैसला किया, सास जी के सामने, ताकि वह बच न सके। अगली सुबह जब पूरा परिवार खाने की मेज पर बैठा था, मेरे पति ने अचानक अपना चम्मच रखा और सीधे अपने पिता की ओर देखा। तनावपूर्ण माहौल तुरंत जम गया। सास जी ने दोनों को भ्रमित होकर देखा। पिताजी, मेरे पति ने एक दृढ़ आवाज में कहा, अभी मां और मेरी पत्नी के सामने मुझे आपसे बात करनी है। ससुर जी जैसे तैयार थे। उन्होंने शांति से अपना सिर उठाया। ऐसी क्या गंभीर बात है? मेरे पति ने मेज के नीचे मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैंने पिताजी को आधी रात को हमारे कमरे में आते देखा, हाथ में दवा से भीगा हुआ रूमाल लिए। और मैं यह भी जानता हूं कि पिताजी ने मेरी पत्नी के पीने के पानी में नींद की गोलियां मिलाई हैं। सास जी के हाथ से प्लेट गिर गई और टुकड़ों में बिखर गई। उन्होंने मेरे पति को चौड़ी आंखों से देखा, फिर मेरी ओर मुड़ी। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। राज, तुम यह क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। तुम जानते हो तुम्हारे पिताजी कैसे इंसान हैं। मां, मेरे पति ने उन्हें बीच में टोका। उनकी आवाज रुंध गई। मैंने इसे खुद देखा है। सिर्फ एक बार नहीं, सभी की नजरें ससुर जी पर टिक गईं। वह बिना हिले डुले बैठे रहे, फिर धीरे से हंसे। वह हंसी बर्फ की तरह ठंडी थी। तुम उस औरत पर ज्यादा विश्वास करते हो और अपने ही पिता पर शक कर रहे हो। मेरा दिल जैसे रुक गया। मैंने सिर झुका लिया। मेरे आंसू टपकने लगे। सास जी मेरी ओर मुड़ी। उनकी आंखों में भ्रम और संदेह भरा था। प्रिया, क्या यह सच है? बताओ। मैं सिसकने लगी और कांपती आवाज में कहा, मां, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। कई रातों से बाऊजी मेरे कमरे में आ रहे थे। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। ससुर जी ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। उस धमाके की आवाज गूंज उठी। बस, तुम इस परिवार को बर्बाद करने के लिए इस तरह की झूठी कहानियां गढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? सास जी डर गईं और अपने पति, बेटे और मेरी ओर बारी बारी से देखने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करें। माहौल बहुत भारी और भयावह हो गया। मैंने अपने पति को देखा। उनकी आंखें लाल थीं और उनका पूरा शरीर गुस्से को दबाए हुए कांप रहा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि असली युद्ध शुरू हो चुका है और सच्चाई, चाहे कितनी भी कड़वी हो, सामने आनी ही चाहिए। ससुर जी के हाथ से मेज पर हुए प्रहार की आवाज ने रसोई की हवा को जमा दिया। सास जी फर्श पर टूटी प्लेट के टुकड़ों को घूरती हुई बेजान सी बैठ गईं। उनकी नजरें पति और बेटे के बीच घूम रही थीं। मेरे आंसू गालों पर बह रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं डर को काबू में रखने के लिए बस अपनी साड़ी का पल्लू भींच सकी। मेरे पति गुस्से से कांप रहे थे। उनकी दोनों आंखें लाल हो गई थीं। उनका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया उनकी आंखों के सामने ढह रही हो। ससुर जी ने अपने हाथ मेज पर टिकाए मुझे ऐसी नजरों से घूरा जैसे वह मुझे जला देना चाहते हों। बहुत खूब, बहू होकर तुम हम बाप बेटे के बीच दरार डालने की हिम्मत कर रही हो, इस तरह का नाटक करके। पिताजी, मेरे पति ने कर्कश आवाज में चिल्लाया, मैंने इसे खुद देखा है। अभी भी इनकार करेंगे? उस रात मैंने साफ देखा। आप बिस्तर पर झुके हुए थे, हाथ में रूमाल लिए, और क्या कहने की जरूरत है? ससुर जी एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर व्यंग्यात्मक रूप से हंसे। एक सूखी,
ठंडी और खतरनाक हंसी। हो सकता है तुमने गलत देखा हो, अंधेरे में और आधी नींद में। तुम कैसे यकीन कर सकते हो? सास जी ने अपना सीना पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दशकों तक तुम इस परिवार के स्तंभ रहे, बच्चों के लिए एक आदर्श। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखा। प्रिया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुमने कहा तुमने इसे रिकॉर्ड किया है। मेरा गला रूंध गया। कांपते हाथों से मैंने अपनी जेब से फोन निकाला, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, ससुर जी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छीन लिया। उन्होंने फोन को कसकर पकड़ लिया और गुर्राए, तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? तुम इस बकवास को हर जगह फैलाना चाहती हो ताकि हम फिर से सिर न उठा सकें? मेरे पति ने फोन वापस छीनने के लिए आगे बढ़े। उनकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। पिताजी, खुद को और नीचा मत गिराइए। अगर आप सच में पाक साफ हैं तो इस वीडियो से क्यों डर रहे हैं? रसोई एक भीषण युद्ध के मैदान में बदल गई। सास जी सिसक सिसक कर रो रही थीं। हे भगवान, हमारा परिवार ऐसा क्यों हो गया? मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, राज, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। सब कुछ इस फोन में है। बाबूजी हर रात कमरे में आते थे, दवा मिलाते थे, बेहोशी की दवा से भीगा रुमाल लाते थे। सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड है। ससुर जी ने फिर से फोन छीनने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मेरे पति ने उन्हें जोर से धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ा गए। उनकी आंखें गुस्से और निराशा से भरी थीं। कब से तुम अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत करने लगे? राज, वह गुर्राए। क्या उस औरत ने तुम्हें इतना बहका दिया है कि तुम अपने ही पिता पर शक करने लगे हो? मेरे पति ने अपनी मुट्ठी भींची। उनकी आवाज रूंध गई। वह बहकाने वाली नहीं है, यह सच्चाई है। अगर आप इनकार करते रहे तो मैं खुद यह वीडियो सबको दिखा दूंगा। यह सुनकर ससुर जी जम गए। पहली बार मैंने उनकी आंखों में एक दरार देखी, गुस्से, लाचारी और एक कोने में फंसे व्यक्ति की निराशा का मिश्रण। उन्होंने एक गहरी सांस ली, फिर मुड़े और बिना कुछ कहे घर से बाहर चले गए। सास जी डर गईं और उनके पीछे चिल्लाती हुई गईं, जी कहां जा रहे हैं? पहले सब कुछ साफ तो कीजिए। लेकिन वह गेट के पीछे गायब हो चुके थे। हम तीनों को उस घुटन भरी रसोई में छोड़कर मेरे पति एक कुर्सी पर बेजान से बैठ गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। मैं सिसक सिसक कर रो पड़ी और सास जी सोच में डूबी बैठी थीं। समझ नहीं पा रही थीं कि किस पर विश्वास करें। उस शाम ससुर जी घर नहीं लौटे। सास जी ने उन्हें चिंता में ढूंढा, लेकिन उनकी परछाई भी नहीं मिली। मेरे पति ने मुझे गले लगाया और फुसफुसाया, तुम्हें शांत रहना होगा। यह अब सिर्फ हम दोनों का मामला नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की इज्जत का सवाल है। मैं कांपते हुए सिर हिलाई, लेकिन मेरे दिल में मैं जानती थी कि यह लड़ाई मेरे नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। ससुर जी बेनकाब हो चुके थे, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वह इतना दबंग आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेगा, और मैं उनकी आंखों में सबसे बड़ा कांटा बन चुकी थी। उस रात मैं अपने कमरे में सिमटी हुई अपना फोन कसकर पकड़े रही। मेरे पति मेरे पास चुपचाप बैठे मेरा हाथ थामे हुए थे। मैं जानती थी कि वह कितने बड़े दर्द से गुजर रहे थे, अपने पिता के बारे में क्रूर सच्चाई और अपनी पत्नी के डर से कांपने की वजह से। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि यह वह समय था जब पति पत्नी के रूप में हमारे प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा हो रही थी। आधी रात के करीब आंगन से एक आवाज आई। मेरे पति ने दरवाजा खोला और बाहर देखा, लेकिन बस एक साया था जो एक पेड़ के पीछे गायब हो गया। मैंने अपने पति को गले लगा लिया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। राज, लगता है बाबूजी ने हार नहीं मानी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पति ने मुझे कसकर गले लगाया। उनकी आवाज रूंध गई। मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। भले ही इसका मतलब मुझे अपने पिता के खिलाफ जाना पड़े, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी डरने नहीं दूंगा। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर टिका दिया और आंसू बहा दिए। बाहर का अंधेरा एक मूक खतरे की तरह घना था, और मैं जानती थी कि आने वाले दिन इस परिवार के लिए अब शांतिपूर्ण नहीं होंगे। ससुर जी के घर से चले जाने के बाद घर में एक भयावह खामोशी छा गई। अगली सुबह मैं रात भर रोने से सूजी हुई आंखों के साथ उठी। मेरे पति अभी भी बगल में लेटे थे, लेकिन उनका चेहरा पीला था और आंखें लाल थीं। मैं जानती थी कि वह रात भर सोए नहीं थे। बाहर से आने वाली हर आवाज सुन रहे थे, अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सास जी ने पिताजी को हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों के घर से लेकर उनके दोस्तों के घर तक, लेकिन हर किसी ने बस सिर हिला दिया। किसी को नहीं पता था कि ससुर जी कहां गए।
रोते हुए मां ने मुझे और मेरे पति को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, हमारी बेतुकी बातों की वजह से पिताजी को ठेस पहुंची और वह घर से चले गए। जब भी मैं यह सुनती मेरा दिल दुखता, लेकिन मुझ में अब समझाने की ताकत नहीं बची थी। मैं बस सिर झुकाकर मां की डांट सुन लेती। मेरे पति चुप थे। उन्होंने न तो मेरा बचाव किया, न ही मुझे दोषी ठहराया। वह बस दिन ब दिन और भी चुप होते गए। उनकी नजरें हमेशा फोन पर टिकी रहती, जैसे वह अपने पिता के फोन का इंतजार कर रहे हों। लेकिन ससुर जी की कोई खबर नहीं थी। 3 दिनों के बाद जो घर कभी शांतिपूर्ण था, वह डर को कैद करने वाली एक जेल में बदल गया। जब भी मैं रसोई से गुजरती, मुझे ससुर जी की ठंडी नजरें याद आती। जब भी मैं बेडरूम में जाती, मुझे वह रात याद आती जब उन्होंने चुपके से दरवाजा खोला था। भले ही वह चले गए थे, मुझे अभी भी महसूस होता था कि उनका साया इस घर में कहीं छिपा है, मेरी कमजोरी की ताक में। चौथे दिन ससुर जी वापस आ गए। गेट खुला और धुंधली शाम में उनका अभिमानी व्यक्तित्व प्रकट हुआ। मैं, जो आंगन में सब्जियां धो रही थी, उन्हें देखकर तुरंत जम गई। सास जी बाहर दौड़ी, खुशी से उनका स्वागत किया, जैसे किसी दुर्घटना से बचे व्यक्ति का स्वागत कर रही हूं। आप कहां थे इतने दिनों से? आपको पता है, मैं बहुत चिंतित थी। ससुर जी हमेशा की तरह थे, साफ सुथरे कपड़े, प्रभावशाली हाव भाव। उन्होंने मेरी ओर एक तीखी नजर डाली, फिर अपनी पत्नी से धीमी आवाज में कहा, कुछ बातें थीं जिन पर मुझे सोचना था। कुछ बातें हैं जिन्हें फिर से देखने की जरूरत है। यह सुनकर सास जी ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले गईं। मैं कांप गई और पीछे हट गई। मेरा दिल जैसे निचोड़ा जा रहा था। मेरे पति कमरे से बाहर आए और सीधे अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखों में पूरी सतर्कता थी। पिताजी, आप ऐसे लौट आए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मेरे पति ने ठंडी आवाज में पूछा। ससुर जी ने अपने बेटे को देखा और थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। राज, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने जो कुछ भी किया वह हमारे परिवार के लिए ही किया। यह सुनकर मैं कांप गई। परिवार के लिए? कितना क्रूर बहाना था। मेरे पति ने अपनी मुट्ठी भींची, उनकी दोनों आंखें लाल हो गईं। बस, मैं और नहीं सुनना चाहता। आप खुद जानते हैं कि आपने क्या किया है। आपके साथ बातें हैं पर आपले की कोई कोई बताता करता है। माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। सास जी दोनों के बीच भ्रमित थीं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। तुम दोनों रुक जाओ प्लीज, अब और मत लड़ो। यह घर पहले ही बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन ससुर जी पीछे नहीं हटे। वह मेरे पति के पास आए और अपना भारी हाथ अपने बेटे के कंधे पर रखा। बेटा, होश में आओ। तुम्हारी पत्नी एक बाहरी व्यक्ति है, लेकिन मैं तुम्हारा खून हूं। क्या तुम एक औरत की वजह से बाप बेटे का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? मेरा दिल जैसे चाकू से काटा गया हो। मेरे आंसू बह निकले, लेकिन मैंने अपने होंठ काट लिए और उन्हें रोक लिया। मेरे पति ने अपने पिता का हाथ झटक दिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। बाहरी व्यक्ति? मेरी पत्नी वह इंसान है जिसे मैं प्यार करता हूं और मैंने उसकी जिंदगी भर रक्षा करने की कसम खाई है। अगर आप मेरी पत्नी को बाहरी व्यक्ति मानते रहे तो इसका मतलब है कि आप ही मुझे दूर धकेल रहे हैं। ससुर जी जम गए। उनकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर तीखेपन से मेरी ओर मुड़े। उनकी आवाज चुभने वाली थी। तुम सोचती हो कि तुम यहां हमेशा रह सकती हो? प्रिया, सपने मत देखो। सास जी ने जल्दी से बीच बचाव किया। उनका हाथ पकड़ा और विनती की, जी, आप यह क्या कह रहे हैं? प्रिया हमारी बहू है। आप इतनी कठोरता से कैसे बात कर सकते हैं? उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ झटक दिया और अपने कमरे में चले गए। जोर से दरवाजा पटक दिया। पूरा घर उस टक्कर से कांप गया। मैं एक कुर्सी पर बेजान सी बैठ गई, बिना आवाज के रो रही थी। मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखें भी लाल थीं। उस रात खाने की मेज पर कोई हंसी नहीं थी। ससुर जी चुप थे, कभी कभी मुझे भारी नजरों से देखते थे। सास जी ने सामान्य व्यवहार करने की जबरदस्ती की, लेकिन उनके कांपते हाथ साफ दिख रहे थे। मेरे पति ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस कुछ निवाले खाए और अपना चम्मच रख दिया। रात गहरी होती गई। मैं कमरे में बैठी अपने दिल को जोर से धड़कते हुए महसूस कर रही थी। मैं जानती थी कि ससुर जी हार मानने के लिए नहीं लौटे हैं, बल्कि अगला कदम तैयार करने के लिए लौटे हैं। और मैं एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह थी जो शिकारी के पंजे का इंतजार कर रहा हो। और सचमुच आधी रात के करीब दरवाजे की चरमराहट की आवाज आई। मेरे पति, जो अभी भी जागे हुए थे, मेरे पास बैठे थे। मैंने उन्हें कांपती आंखों से देखा। उन्होंने सिर हिलाया,
मुझे चुप रहने का इशारा किया। दरवाजा खुला और ससुर जी का साया फिर से अंधेरे में प्रकट हुआ। उनकी आंखें चमक रही थीं। वह अंदर आए, लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले मेरे पति ने लाइट जला दी। तेज रोशनी ने कमरे को भर दिया। पिताजी, मेरे पति गुर्राए। अभी रुक जाइए, आप और क्या करना चाहते हैं? ससुर जी वहीं रुक गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा उनका इंतजार कर रहा होगा। बाप बेटा धधकती नजरों से एक दूसरे का सामना कर रहे थे। मैं बिस्तर पर कांप रही थी। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। तुम? ससुर जी हकलाए, लेकिन फिर से हिम्मत जुटाने की कोशिश की। तुम अपने पिता पर इस हद तक शक करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? शक नहीं, मेरे पति चिल्लाए। यह सच्चाई है। क्या आपको लगता है कि मैं आपको फिर से अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने दूंगा? मेरे पति की चीख कमरे में गूंज उठी। ससुर जी कांप गए और फिर अचानक अलमारी पर जोर से मुक्का मारा। धमाके की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर सास जी दौड़कर आईं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वह पति और बेटे को आमने सामने देखकर जम गईं। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? वह रो पड़ी। हमारा घर ऐसा क्यों हो गया है? मैं सिसकने लगी और अपने पति को गले लगा लिया। ससुर जी लाल आंखों से हम सबको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई खाई के किनारे फंसा हो। उस समय मैं जानती थी कि यह परिवार उस सीमा को पार कर चुका है जहां से वापसी संभव नहीं है। ससुर जी के हाथ से अलमारी पर हुए प्रहार की आवाज कमरे में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी और सास जी दरवाजे पर जम गईं। वह अपने सामने का दृश्य देखकर कांप रही थीं। उनके पति अपने बेटे को लाल आंखों से घूर रहे थे, जबकि उनका बेटा मुझे कसकर गले लगाए हुए था जैसे मेरी रक्षा कर रहा हो, और मैं डर से सिकुड़ी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। जी, आप यह क्या कर रहे हैं? सास जी ने रोते हुए अपने पति का हाथ पकड़कर चिल्लाया। शांत हो जाइए, मुझे मत डराइए। ससुर जी ने उनका हाथ झटक दिया और कर्कश आवाज में कहा, तुम कुछ नहीं जानती। वही है जो इस परिवार को बर्बाद करना चाहती है। मेरा गला रुंध गया। मैं कुछ नहीं कह सकी। मेरे पति मेरे सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। पिताजी, मेरी पत्नी का अपमान मत कीजिए। राज, सास जी रो पड़ी। तुम यह क्या कह रहे हो? वह तुम्हारे पिताजी हैं। मेरे पति अपनी मां की ओर मुड़े। उनकी आंखें लाल थीं। मां, मैंने इसे खुद देखा है। हर रात पिताजी हमारे कमरे में आते थे, दवा से भीगा रूमाल पकड़ते थे और मेरी पत्नी के पीने के पानी में दवा मिलाते थे। यह कोई झूठ नहीं है। सास जी चौंक गईं, फर्श पर बैठ गईं, अपना सीना पकड़ लिया और उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने मुझे भ्रम और निराशा से भरी आंखों से देखा। प्रिया, क्या तुम भी यही कह रही हो? मैं रो पड़ी और सिर हिलाया। मेरा गला रुंध गया। कोई आवाज नहीं निकली। मां, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूं। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। जब मैं फोन निकालने वाली थी, ससुर जी गुर्राए और उसे छीनने के लिए आगे बढ़े। मेरे पति ज्यादा तेज थे। उन्होंने अपने पिता की बांह कसकर पकड़ ली। दोनों कमरे के बीच में एक दूसरे को पकड़े हुए कुश्ती लड़ रहे थे। मैं डर से चिल्लाई। सास जी भी रो पड़ी और विनती की, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। आखिर में मेरे पति ने जोर से धक्का दिया, जिससे ससुर जी लड़खड़ाकर एक कुर्सी पर गिर गए। वह हाँफ रहे थे और मेरी ओर देखा। मां को दिखाओ, ताकि मां को सच्चाई पता चले। कांपते हाथों से मैंने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख रहा था। ससुर जी के दबे पांव चलना, उनके हाथ में रूमाल, उनकी हर हरकत रिकॉर्ड हो गई थी। सास जी ने अपना मुंह ढंक लिया। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, वह रो पड़ी, फिर बेहोश हो गईं। ससुर जी ने फोन छीनने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मेरे पति ने उन्हें रोक दिया। दोनों धधकती आंखों से एक दूसरे को घूर रहे थे। माहौल इतना भयावह था कि मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगी। पिताजी, अब कुछ कहना है? मेरे पति गुर्राए। ससुर जी हाँफ रहे थे और फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगे। वह हंसी जहर से भरी थी। तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? तुम यह रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हो ताकि मैं फिर से सिर न उठा सकूं? मेरे पति चिल्लाए, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। बस आप रुक जाइए, मान लीजिए और वादा कीजिए कि आप मेरी पत्नी को फिर से नहीं छुएंगे। कमरा सास जी के रोने की आवाज से भर गया। उन्होंने अपना सीना पकड़ा और सिसकने लगी। जी, आपने यह क्यों किया? आपको एहसास है आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ससुर जी बेजान से बैठ गए। उनका चेहरा तनावग्रस्त था। उनकी नजरें खाली थीं। पहली बार वह हारे हुए लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी हार न मानने वाली नफरत थी। उस दिन के बाद घर का माहौल बिखर गया।
सास जी मुझसे बचती थीं, हालांकि वह अब कठोर शब्द नहीं कहती थीं। उनकी आंखों में हमेशा एक अनकही पीड़ा दिखाई देती थी। मेरे पति ने अपने पिता से लगभग बातचीत बंद कर दी। काम से लौटने के बाद वह बस मेरे पास रहते, अब बीच वाले कमरे में नहीं जाते। ससुर जी कम ही दिखाई देते, लेकिन जब भी मिलते वह मुझे ऐसे घूरते जैसे मुझे जिंदा निगल जाएंगे। एक हफ्ते बाद सास जी ने करीबी रिश्तेदारों को बुलाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यह समस्या हमेशा छिपाई नहीं जा सकती, किसी को बीच बचाव करना होगा। यह सुनकर मेरी पीठ में सिहरन दौड़ गई। मैं डर गई। डर था कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। डर था कि ससुर जी अपनी दशकों की बनाई हुई प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके मुझे एक झूठी साबित कर देंगे। जिस दिन रिश्तेदार इकट्ठा हुए, मैं इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मेरे पति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाया, शांत रहो, मैं हूं। बीच वाले कमरे में ससुर जी ठंडे हाव भाव के साथ मुख्य कुर्सी पर बैठे थे। उनके बगल में सास जी पीले चेहरे के साथ बैठी थीं। रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे। क्या हुआ? मेरे पति खड़े हुए। उनकी आवाज साफ थी, लेकिन कांप रही थी। आज मैं चाहता हूं कि सभी बड़े बुजुर्ग गवाह बने। मेरे पिता ने कई बार मेरी पत्नी के पीने के पानी में दवा मिलाई है और आधी रात को चुपके से हमारे कमरे में आए हैं। बीच वाला कमरा शोरगुल से भर गया। सभी की नजरें ससुर जी पर टिक गईं। उन्होंने अपना सिर उठाया और व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। सब सुनो, मेरे बेटे को उस औरत ने बहका दिया है और वह अपने ही पिता को गिराने के लिए यह कहानी गढ़ रहा है। मैं रो पड़ी और कांपते हाथों से मैंने फोन निकाला और सबके सामने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर निर्विवाद सबूत दिखाई दिया। सभी रिश्तेदार चुप हो गए। एक चाचा ने गला साफ किया और सिर हिलाया। भाई साहब, आप असल में कर क्या रहे थे? ससुर जी का चेहरा पीला पड़ गया, फिर लाल हो गया। लाल आंखों से उन्होंने मुझे ऐसे घूरा जैसे मुझे मार डालेंगे। तुमने यह रिश्तेदारों के सामने चलाने की हिम्मत कैसे की? वह गुर्राए। मेरे पति मेरे सामने खड़े हो गए और चिल्लाए, पिताजी, मैं अपनी पत्नी को और चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके साथ रहूंगा। सास जी रो पड़ी और बैठ गईं, बड़बड़ाती हुई, हमारा परिवार, हे भगवान, हमारा परिवार सच में बर्बाद हो गया। उस समय मैंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह परिवार एक गहरी खाई में गिर चुका है। सच्चाई सामने आ गई। बाप बेटे का रिश्ता टूट गया और पति पत्नी के बंधन की सीमा तक परीक्षा हो गई। मैंने अपने पति को गले लगा लिया और बिना रुके रोती रही। और ससुर जी की नफरत भरी नजरों से मैं जानती थी कि असली तूफान अभी खत्म नहीं हुआ है। जिस दिन रिश्तेदारों ने ससुर जी का वीडियो देखा, हमारा घर एक तूफान का केंद्र बन गया। अब किसी में भी सामान्य होने का नाटक करने की ताकत नहीं बची थी। सास जी रो रो कर बेहाल हो गईं, पीड़ा और शर्मिंदगी में छटपटा रही थीं। मेरे पति भ्रमित थे। काम से लौटने के बाद वह बस बीच वाले कमरे में खोए हुए बैठे रहते, खालीपन को घूरते रहते। और मेरा डर वह कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि ससुर जी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कुछ दिनों तक ससुर जी चुप रहे। वह न तो बात करते, न ही बहस करते, बस घर में स्टील जैसी ठंडी नजरों से घूमते रहते। जब भी हमारी नजरें मिलती, मैं कांप जाती। ऐसा लगता था जैसे एक मौत की सजा पाया कैदी अभी भी प्रतिरोध की योजना बना रहा हो। माहौल इतना भारी और तनावपूर्ण था कि घड़ी की टिक टिक भी दिल पर एक चोट की तरह लगती थी। एक दोपहर जब मेरे पति ऑफिस के फोन के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, मैं कमरे में कपड़े तह कर रही थी। अचानक ससुर जी अंदर आ गए। वह दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें नींद की कमी से लाल थीं। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी नजरें अभी भी तीखी थीं। बहू, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम सोचती हो कि वह सस्ता सा वीडियो दिखाकर मैं हार जाऊंगा? उनका हर शब्द एक पत्थर की तरह भारी था। मैं अपनी साड़ी का पल्लू भींचने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं बस चाहती हूं कि सब कुछ रुक जाए। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। वह व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। वह मुस्कान हल्की थी, लेकिन भयानक। रुकना या नहीं, यह मैं तय करूंगा। तुम सोचती हो कि वे रिश्तेदार सच में तुम पर विश्वास करते हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो इज्जत बनाई है, क्या तुम सोचती हो कि वह कुछ वीडियो के टुकड़ों से बर्बाद हो जाएगी? वे मेरे प्रति सहानुभूति रखेंगे और मेरा पक्ष लेंगे। मेरा गला रूंध गया, लेकिन मैंने जवाब दिया, राज मुझ पर विश्वास करते हैं। वह पिताजी को इस तरह जारी नहीं रखने देंगे। उन्होंने मेरी बात काट दी। उनकी आवाज गुर्राने वाली थी। राज मेरा बेटा है।
अभी शायद वह नाराज है, लेकिन अंत में वह मेरे सामने झुक जाएगा। खून पानी से गाढ़ा होता है। इस घर में जो बाहरी है वह सिर्फ तुम हो। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पैर इतने कमजोर हो गए कि मैं लगभग बैठ ही गई थी। उस समय मुझे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ एक दबंग ससुर नहीं थे, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति थे जो अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ठीक उसी समय मेरे पति अंदर आए। वह पिता और पत्नी को आमने सामने देखकर जम गए। मैं जल्दी से अपने पति के पास गई और उनका हाथ पकड़ लिया। मेरी आवाज टूट गई। राज, अभी पिताजी ने मुझे धमकी दी। मेरे पति ने सीधे अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखें लाल हो गईं। पिताजी, मैंने बहुत सब्र किया है। मैंने इस परिवार को बचाने की कोशिश की है, लेकिन आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप यहां नहीं रुके तो मैं यह वीडियो सभी पड़ोसियों को दिखा दूंगा। ससुर जी जम गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। फिर वह सूखी हंसी हंसे, एक भयानक हंसी। दिखा दो। तुम्हें लगता है मैं डरता हूं? बेटा अपने पिता पर आरोप लगा रहा है। लोग क्या कहेंगे? तुम पर हंसा जाएगा और उंगलियां उठाई जाएंगी, और तुम्हारी पत्नी को एक बुरी औरत का ठप्पा मिलेगा जो हंगामा करती है। मेरे पति गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन और कुछ नहीं बोले। उन्होंने मुझे बाहर निकाला और जोर से दरवाजा पटक दिया। अंधेरे में सिर्फ ससुर जी की पागलपन भरी हंसी की आवाज बची थी। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। मैं अपने पति के बगल में लेटी उनकी अंतहीन आहें सुन रही थी। मैं जानती थी कि उनके दिल में एक तूफान चल रहा है। वह मेरी रक्षा करना चाहते थे, लेकिन बाप बेटे के बंधन की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। अगले दिन स्थिति और भी खराब हो गई। हमारे घर में हुए झगड़े की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे कि मैं एक युवा बहू के रूप में तमीज नहीं रखती। कुछ लोग कह रहे थे कि ससुर जी ऐसे नहीं हो सकते क्योंकि वह बहुत सख्त माने जाते हैं। कुछ लोग मुझे दया से देखते थे, लेकिन ज्यादातर लोग उनका पक्ष ले रहे थे जिन्होंने दशकों तक एक आदर्श छवि बनाए रखी थी। जब भी मैं बाजार जाती, मुझे जिज्ञासु नजरों और पीठ पीछे की फुसफुसाहटों का सामना करना पड़ता। मैं शर्म और दुख से घुटन महसूस कर रही थी। शाम को घर लौटने पर मैं रोते हुए अपने पति को दोष देने लगी। देखो, कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। सब सिर्फ पिताजी पर विश्वास करते हैं। मैं अब सिर नहीं उठा सकती। मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखें भी गीली थीं। मुझे माफ कर दो, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। मैं कोई रास्ता निकालूंगा। इस बीच ससुर जी ने अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया। वह कमजोर होने का नाटक करने लगे। आंगन में लंगड़ाते हुए चलते और पड़ोसियों से शिकायत करते कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, कि उनका बेटा अब उनका सम्मान नहीं करता। चालाकी से उन्होंने खुद को एक ऐसे पिता के रूप में पेश किया जिसे बेटे और बहू ने धोखा दिया है, और धीरे धीरे जनमत उनके पक्ष में होने लगा। एक दिन जब सास जी बाजार से लौटी तो उनका चेहरा पीला था और आंखें लाल थीं। उन्होंने मुझे देखा और रूंधी हुई आवाज में कहा, लोग कह रहे हैं तुमने राज पर जादू टोना किया है ताकि वह तुम्हारी बात माने और अपने ससुर पर आरोप लगाए। जानती हो रिश्तेदार क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं, हमने सोचा था कि हमें एक भाग्यशाली बहू मिली है, लेकिन वह तो एक आपदा लेकर आई है। मैं जम गई और रो पड़ी। मैं चिल्लाना चाहती थी कि मैं पीड़ित हूं, कि मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है वह वास्तविक है, लेकिन मैं जानती थी कि मैं जितना बोलूंगी मां उतनी ही ज्यादा पीड़ित होंगी। मेरे पति ने मेरा कंधा पकड़ा और अपनी मां की ओर मुड़कर दृढ़ता से कहा, मां प्लीज हम पर विश्वास कीजिए, सब कुछ का सबूत है। पिताजी को आपकी आंखों पर पर्दा न डालने दें। सास जी रोते हुए एक कुर्सी पर बैठ गईं और अपना चेहरा ढंक लिया। मुझे भी नहीं पता कि किस पर विश्वास करूं। एक तरफ मेरे पति हैं, दूसरी तरफ मेरा बेटा और बहू। हे भगवान, मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? परिवार का माहौल एक ऐसे चिथड़े की तरह हो गया था जिसे फिर से सिला नहीं जा सकता। वतात करती है लेकिन खास्टे का। मैंने अपने पति को गले लगा लिया और बिना रुके रोती रही। मेरे दिल में मैं जानती थी कि ससुर जी ने अपना आखिरी दांव खेला है, खुद को एक दयनीय व्यक्ति बनाकर सहानुभूति हासिल करना और साथ ही मुझे सबकी नजरों में एक खलनायक बना देना। लेकिन मैं ये जान दांव की आप भी जानती थी कि वह जितना ज्यादा लड़ेंगे वह धीरे धीरे खाई के किनारे की ओर उतना ही ज्यादा धकेले जाएंगे। समस्या यह थी, क्या हमारे पास सच्चाई सामने आने तक टिके रहने का धैर्य और साहस था? जिस दिन से ससुर जी ने खुद को एक कमजोर और दयनीय व्यक्ति के रूप में पेश करना शुरू किया, मेरी जिंदगी एक खाई में गिर गई। जब भी मैं बाजार जाती, मुझे ऐसी फुसफुसाहटें सहनी पड़ती
वह बहू जो अपने ससुर पर उसे घर से निकालने के लिए आरोप लगा रही है, या आजकल की औरतें सच में डरावनी होती हैं और व्यंग्यात्मक नजरें। मैं अपने होंठ काटकर सहती रही, लेकिन मेरा दिल नमक छिड़कने जैसा दुखता था। सास जी बस मुझे सब्र करने के लिए कह सकती थीं, प्रिया बस करो, आखिरकार वह राज के पिताजी हैं, तुम्हारा भविष्य अभी लंबा है, इस मामले की वजह से इसे बर्बाद मत करो। यह सुनकर मेरा दिल जैसे निचोड़ा जा रहा था। तो मेरा क्या? मुझे कब तक सब्र करना होगा? कौन परवाह करेगा अगर मैं हर रात डर में जीती हूं? मेरा मन हुआ कि मैं ऐसा पूछूं, लेकिन मैं जानती थी कि मां भी पीड़ित थीं, इसलिए मैं चुप रही। एक महिला के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति पर विश्वास किया हो, इस तरह की सच्चाई का सामना करना कितना मुश्किल होता है। मेरे पति अभी भी मेरे पक्ष में थे। उन्होंने कहा, भले ही कोई विश्वास न करे, केवल मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वह भी थके हुए लग रहे थे। दिन में काम करना, रात में चुपचाप सिगरेट पीना। उनके कांपते हाथ को पकड़कर मैं महसूस कर सकती थी कि वह बाप बेटे के बंधन और पति पत्नी के प्यार के बीच झूलते हुए कितने दर्द में थे। एक दोपहर एक निर्णायक घटना हुई। रिश्तेदारों ने एक पारिवारिक बैठक बुलाई, क्योंकि यह अफवाह कि मैंने पति पर जादू टोना किया है और संपत्ति हड़पने के लिए ससुर पर आरोप लगाया है, पूरे गांव में फैल गई थी। यह खबर सुनकर मैं जम गई। यह स्पष्ट रूप से ससुर जी की एक नई चाल थी, मुझे एक चालाक और दुष्ट औरत बनाना। लोगों से भरे घर में ससुर जी पीले चेहरे के साथ मुख्य कुर्सी पर बैठे थे, कभी कभी कमजोरी का नाटक करते हुए खांस रहे थे। उनके बगल में सास जी थके हुए चेहरे के साथ बैठी थीं। मेरे पति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी नजरें एक खींचे हुए धनुष की तरह तनावपूर्ण थीं। एक चाचा ने बोलना शुरू किया, भाई साहब, हम सब जानते हैं कि आपने अपनी जिंदगी ईमानदारी से जी है, लेकिन हाल की अफवाहें बहुत बुरी हैं। अगर यह सच नहीं है तो आपकी बहू के पास ऐसा वीडियो क्यों है? सभी की नजरें मुझ पर टिक गईं। कांपते हुए मैं खड़ी हुई और रो पड़ी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहती, मैं बस इस घर में शांति से जीना चाहती हूं। मैंने भयानक रातें गुजारी हैं। अगर आप विश्वास नहीं करते तो मैं अभी वीडियो दिखाऊंगी। जब मैंने फोन निकाला तो ससुर जी ने मेज पर मुक्का मारा और खड़े हो गए। यह सब मन गढ़ंत है। क्या तुम अपने खून के रिश्ते से ज्यादा उस औरत पर विश्वास करते हो? माहौल अस्त व्यस्त हो गया। लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ मुझे दया से देख रहे थे। मेरे पति ने मेरा कंधा कसकर पकड़ा और चिल्लाए, पिताजी, आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है और यह वीडियो झूठ नहीं बोल सकता। जब उन्होंने वीडियो चलाया तो ससुर जी का चुपके से कमरे में आने और रुमाल पकड़ने का दृश्य सभी की आंखों के सामने था। पूरा घर जम गया। एक बड़े बुजुर्ग ने चिल्लाया, मिस्टर शर्मा, अब कुछ कहना है। ससुर जी जम गए। उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन एक पल में वह फिर से शांत हो गए और अपनी आवाज को ऐसे धीमा कर लिया जैसे वह कांप रही हो। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं उसके कमरे में गया था, लेकिन मैं बस चिंतित था कि मेरी बहू ठीक से सो रही है या नहीं। वह रूमाल पसीना पोंछने के लिए था। तुम सब उस औरत के धोखे में आ गए हो। मैं जम गई और कांप गई। नहीं, वह पसीना पोंछने के लिए रूमाल नहीं था, उसमें साफ साफ बेहोशी की दवा की गंध थी। वह व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए, तुम्हें जरूर गलत गंध आई होगी। हमें आपस में लड़ाने के लिए एक कहानी गढ़ने के बाद अब तुम मेरी इज्जत को भी मिट्टी में मिलाना चाहती हो। लोग फिर से डगमगाने लगे। सास जी रो पड़ी और बैठ गईं। मेरे पति गुस्से से कांप रहे थे और चिल्लाए, पिताजी, मेरी पत्नी पर और आरोप मत लगाइए। भले ही मैं आपको माफ नहीं कर सकता, मैं अपनी पत्नी का अपमान नहीं होने दूंगा। उस कथन ने पूरे घर को चौंका दिया। आंसू भरी आंखों से मैंने अपने पति को देखा। मैं जानती थी कि उन्होंने मुझे चुना है, भले ही इसका मतलब अपने पिता को खोना हो। ससुर जी कुछ सेकंड के लिए जम गए, फिर लाल आंखों से वह गुर्राए, राज, तुम यह रिश्तेदारों के सामने कहने की हिम्मत कर रहे हो? तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो? मेरे पति ने मुझे कसकर गले लगाया और सीधे खड़े हो गए। उनकी आवाज रुंध गई लेकिन दृढ़ थी। मैं रिश्ता नहीं तोड़ूंगा, लेकिन आपने जो किया है उसे मैं माफ नहीं करूंगा। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। वह कथन एक अंतिम प्रहार की तरह था। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे। कुछ ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन मैं जानती थी कि असली तूफान अभी शुरू हुआ है। उस रात ससुर जी फिर से घर से चले गए। इस बार किसी को नहीं पता था कि वह कहां गए।
सास जी हिस्टीरिक रूप से रो पड़ी और मेरे पति ने मुझे कसकर गले लगाते हुए फुसफुसाया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंत तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं अपने पति के कंधे पर झुक गई और रो पड़ी। एक तरफ मैं डरी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ मुझे राहत थी। आखिर वह मेरे पक्ष में थे। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मेरे पति की धमकी के बाद ससुर जी रुकेंगे नहीं। वह कोने में फंस चुके थे और एक कोने में फंसा जानवर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रिश्तेदारों के जाने के बाद घर में एक भयावह खामोशी छा गई। मैं अपने पति के बगल में सोच में डूबी बैठी थी। मेरा दिमाग इतने सारे शब्दों, संदेहों और दया भरी नजरों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अदालत में हूं, जहां मेरे सम्मान और सुरक्षा की चीर फाड़ हो रही है। मेरे पति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दृढ़ थीं। मैं जानती थी कि उन्होंने मुझे चुना है, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने पिता पर से अपना विश्वास खत्म कर दिया था। ससुर जी उस रात गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वह कहां गए। सास जी हिस्टीरिक रूप से रो पड़ी। वह अपने पति के लिए चिंतित थीं, लेकिन साथ ही हमें उन्हें कोने में धकेलने के लिए दोषी भी ठहरा रही थीं। एक तरफ मैं खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ मैं डरी हुई थी। खुश थी क्योंकि कम से कम कुछ दिनों तक मुझे उनके कमरे में आने के बुरे सपने नहीं सताएंगे, लेकिन डरी हुई थी क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रहे हैं। ससुर जी जैसे व्यक्ति अपनी इज्जत के लिए जीते हैं, उनका नकाब उतरने के बाद वह जरूर बदला लेने का कोई तरीका ढूंढेंगे। और सचमुच सिर्फ 2 दिनों में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उस दोपहर जब मैं सफाई कर रही थी, गेट के सामने एक हंगामा हुआ। जब मैं बाहर निकली तो मैं ससुर जी को 2 अजनबियों के साथ देखकर जम गई। उन्होंने सफेद कमीज पहनी हुई थी और उनके हाथ में एक फाइल थी। वह घमंड से खड़े थे। उनका चेहरा पीला था, लेकिन उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। ये मोहल्ले की समिति के अधिकारी हैं। आज हमें इस मामले को सुलझाना होगा, उन्होंने जोर से कहा, जैसे वह सबसे ईमानदार व्यक्ति हों। मेरा दिल जैसे रुक गया हो। मेरे पति बाहर आए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। पिताजी, आप क्या करना चाहते हैं? ससुर जी ने अपने बेटे की ओर तीखी नजर से देखा। मैं तुम्हें और उस औरत को मुझ पर आरोप लगाते रहने नहीं दे सकता। अगर तुम लोग जबरदस्ती करते रहे तो मैं अंत तक इसका सामना करूंगा। अधिकारी अंदर आए और शांत आवाज में कहा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम श्री शर्मा की रिपोर्ट के आधार पर तथ्यों की जांच करने आए हैं। मैं जम गई। वह न केवल इनकार कर रहे थे, बल्कि स्थिति को पलटने की कोशिश कर रहे थे और हमें अपराधी बना रहे थे। मेरे पति ने मेरा कंधा कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखें लाल हो गईं। ठीक है, तो चलिए इसे साफ कर लेते हैं। मेरे पास सबूत है। उन्होंने अपना फोन निकाला और वीडियो चलाया। अधिकारियों ने ध्यान से देखा। उनके हाव भाव गंभीर हो गए। उनमें से एक ने अपना सिर उठाया और सीधे ससुर जी से पूछा, श्रीमान, क्या आप स्वीकार करते हैं कि इस वीडियो में जो व्यक्ति है वह आप ही हैं? ससुर जी एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन फिर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। हाँ, लेकिन मैं बस अपनी बहू की हालत देखने गया था, क्योंकि लगता है उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रुमाल पसीना पोंछने के लिए था। तो इससे क्या साबित हो सकता है? माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। सिसकते हुए मैंने कहा, साहब प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए। उस रुमाल से साफ साफ दवा की गंध आ रही थी। अगर जरूरत हो तो आप बाबूजी के कमरे की तलाशी ले सकते हैं। आपको जरूर दवा की बोतल मिल जाएगी। ससुर जी के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन वह जल्दी से फिर से शांत हो गए। यह एक इल्जाम है। तलाशी ले लो। मेरे कमरे में कुछ भी नहीं है। कांपती आंखों से मैंने अपने पति को देखा। मेरे पति ने एक गहरी सांस ली और सीधे खड़े हो गए। अगर पिताजी को इतना यकीन है तो उन्हें तलाशी लेने दीजिए। ससुर जी एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने अनिच्छा से सिर हिलाया। सब लोग कांपते हुए उनके कमरे में गए। मैं पीछे पीछे चल रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ससुर जी का कमरा बड़े करीने से सजा हुआ था। वह सीने पर हाथ बांधे खड़े थे। उनकी नजरें ठंडी थीं। अधिकारियों ने तलाशी शुरू कर दी। दराज और अलमारियां एक एक करके खोली गईं। मैंने अपनी सांस रोक ली। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे। और आखिर में एक अलमारी की दराज में एक अधिकारी रुक गया। जो उसने निकाला वह एक छोटी सी कांच की बोतल थी, जिसमें हल्का पीला तरल था। एक विशेष तीखी गंध तुरंत फैल गई, जिससे मुझे उल्टी आने लगी। यह क्या है श्री शर्मा? उस अधिकारी ने बोतल उठाते हुए
उसे तीखी नजरों से घूरते हुए पूछा। ससुर जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने जल्दी से उसे छीनने के लिए आगे बढ़े। यह बस मेरी अनिद्रा की दवा है, लेकिन इसे सबसे अंदर की दराज में क्यों रखा गया है? दूसरे अधिकारी ने जोर देकर पूछा। मैं चिल्लाई, यह वही दवा है। यही दवा मेरे पीने के पानी में मिलाई गई थी। माहौल अस्त व्यस्त हो गया। ससुर जी का चेहरा लाल हो गया। उनकी गर्दन की नसें उभर आईं जब वह चिल्लाए, यह सब एक गलतफहमी है। यह मेरी बहू की एक साजिश है। यह मंत्री है ऐसा क्या आधार की आज मंत्री आधार की मांत्री है। वह हमें आपस में लड़ाना चाहती है, लेकिन अब उनके शब्दों में कोई ताकत नहीं बची थी। अधिकारियों ने ध्यान से नोट किया और कहा कि वे दवा की बोतल की जांच करेंगे। मेरे पति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। चिंता मत करो, जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। ससुर जी एक कुर्सी पर बेजान से बैठ गए। उनकी लाल आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे वह मुझे चीर फाड़ देंगे। मैं कांप गई और अपने पति की बांह पकड़ ली। मैं जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। अगर जांच के नतीजे आ गए तो उनकी जीवन भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस समय क्या वह टूट जाएंगे या आखिरी लड़ाई लड़ेंगे? उस रात घर खामोश था। सास जी रो रो कर बेहाल हो गईं। अपने पति के लिए चिंतित थीं, लेकिन साथ ही अपने परिवार के लिए दुख में डूबी हुई थीं। मेरे पति ने मुझे कसकर गले लगाया। उनकी थकी हुई आंखें दूर देख रही थीं और मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। नहीं जानती थी कि कल क्या होगा। बाहर हवा सीटी बजा रही थी, जैसे एक बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही हो। दवा की बोतल की जांच के नतीजे मोहल्ले की समिति के कार्यालय में उम्मीद से जल्दी पहुंचा दिए गए। जिस दिन अधिकारी नतीजे सुनाने आए, मैं इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि खड़ा होना मुश्किल हो गया था। मुझे अपने पति की बांह कसकर पकड़नी पड़ी। बीच वाले कमरे में सास जी एक कोने में सिमटी हुई थीं। उनकी आंखें कई दिनों से न सोने के कारण धंस गई थीं। ससुर जी सीने पर हाथ बांधे अभी भी अपनी झूठी शांति बनाए हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तनाव था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। एक अधिकारी ने एक फाइल खोली और साफ आवाज में कहा, प्रयोगशाला के नतीजों से पता चला है कि बोतल में मौजूद तरल में एक बहुत ही शक्तिशाली नींद लाने वाला पदार्थ है। यह पदार्थ आमतौर पर केवल अस्पतालों में उपयोग किया जाता है और इसके लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है। बिना पर्चे के इस तरह की दवा रखना एक अपराध है। हवा जैसे जम गई। मैं रो पड़ी और मेरे पति ने अपने होंठ काट लिए। अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि वह सफेद हो गई। सास जी चौंक गईं और हकलाने लगीं, हे भगवान जी, आपके पास घर में ऐसी चीज क्यों थी? ससुर जी एक पल के लिए चुप हो गए, फिर जल्दी से एक बहाना ढूंढने लगे। मैंने इसे बस अपनी अनिद्रा का इलाज करने के लिए खरीदा था। मुझे नहीं पता था कि यह एक प्रतिबंधित दवा है। जीवन भर मेहनत की है। आजकल मुझे नींद नहीं आती, तो मैंने खुद ही इसका इलाज करने की कोशिश की। गलत मत समझिए। एक अधिकारी ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वीडियो और गवाही के आधार पर आप कई बार अपने बेटे और बहू के कमरे में दवा से भीगा रुमाल लेकर गए। आप इसे कैसे समझाएंगे? ससुर जी के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने फिर से बहाना बनाया। मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मेरी बहू ठीक से सो रही है या नहीं। वह अक्सर थकी होने का नाटक करती है और घर के काम से बचती है, तो मैं जांच करना चाहता था कि क्या वह सच में आलसी है। यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा हो। मेरे आंसू गालों पर बहने लगे। मेरा गला रुंध गया। मेरे पति ने गुस्से में चिल्लाया, पिताजी, आप कब तक इनकार करेंगे? मैंने आपको खुद देखा है और मेरी पत्नी कई दिनों तक डर से कांपती रही है। अब नतीजे साफ हैं। क्या अभी भी आप कुछ इनकार करना चाहेंगे? ससुर जी व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए। उनकी आंखों में निराशा थी। तुम सोचते हो कि उस औरत के साथ मिलकर तुम मुझे हरा सकते हो? इस गांव में, इन रिश्तेदारों के बीच कौन तुम पर मुझसे ज्यादा विश्वास करेगा? मैंने जीवन भर एक आदर्श और बेदाग जिंदगी जी है, लेकिन तुम पर अपने ही पिता पर आरोप लगाने वाले एक कुपुत्र का ठप्पा लगेगा। क्या तुम इसे सह पाओगे? मेरे पति जम गए, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और रूंधी हुई आवाज में कहा, भले ही मुझे एक कुपुत्र बनना पड़े, अगर इससे मेरी पत्नी की रक्षा हो सकती है तो मैं इसे सह लूंगा। यह सुनकर सास जी सिसक कर रो पड़ी। उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया और कांपने लगी। बस मुझे और मत सताओ, मैं यह नहीं देख सकती। मैंने अपना सिर अपने पति के कंधे पर टिका दिया और बिना रुके रोती रही। पहली बार मैंने साफ साफ देखा
कि ससुर जी के पास अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। जांच के नतीजों ने उन्हें जकड़ लिया था और उनका हर बहाना उन्हें और भी अलग थलग कर रहा था। लेकिन जिस चीज ने मुझे कंपा दिया वह उनकी नफरत भरी नजरें थीं, जैसे वह मुझे अपने साथ खाई में खींच लेना चाहते हों। अधिकारियों के जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। मेरे पति ने मुझे सहारा देकर कमरे में पहुंचाया। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। एक तरफ मुझे राहत थी कि सच्चाई सामने आ गई, लेकिन दूसरी तरफ मैं ससुर जी की प्रतिक्रिया से डरी हुई थी। कौन जानता है कि एक कोने में फंसा व्यक्ति क्या करेगा। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। मैंने आंगन में ससुर जी के कदमों की आवाज सुनी, उनके खांसने की आवाज और उनकी बड़बड़ाहट। अपने पति का हाथ कसकर पकड़कर मैंने फुसफुसाया, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा अगर वह अपना मानसिक संतुलन खो दें? मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखें भी गीली थीं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम्हें भी मजबूत रहना होगा। लगता है मैं अब पिताजी के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखते हुए तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मेरा दिल जैसे निचोड़ा जा रहा था। मैं जानती थी कि इस कहानी का अंत निकट है। ससुर जी का आदर्श मुखौटा बिखर चुका था, केवल नग्न सत्य बचा था। और जब सच्चाई को और नहीं छिपाया जा सकता तो केवल दो रास्ते बचते हैं, या तो वह टूट जाएंगे या वह अंत तक अंधाधुंध लड़ेंगे। बाहर रात की हवा सीटी बजा रही थी, जैसे अंतिम तूफान के आने का संकेत दे रही हो। जिस दिन समिति के कार्यालय ने प्रयोगशाला के नतीजे लाए, हमारा घर एक पल के लिए भी शांत नहीं रहा। सास जी रो रो कर बेहाल हो गईं। अब अपने पति का बचाव करने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। मेरे पति एक गुमसुम व्यक्ति की तरह हो गए थे। दिन में काम पर ध्यान नहीं दे पाते थे और रात में घंटों तक अंधेरे को घूरते रहते थे। मैं कई दिनों तक डर में जीने के बाद अब डर से ज्यादा एक बड़ा दुख महसूस कर रही थी, अपने लिए, अपने पति के लिए और इस परिवार के लिए जो एक व्यक्ति के स्वार्थ और कुटिल दिल की वजह से बर्बाद हो गया था। ससुर जी, नतीजे घोषित होने के बाद अब इनकार करने का कोई कारण नहीं था। वह चुप हो गए। उनका चेहरा दिन ब दिन पीला पड़ता गया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी मेरे प्रति नफरत बची हुई थी। लेकिन उस नजर में अब कोई ताकत नहीं थी। रिश्तेदारों और पड़ोसियों के बीच उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी। लोग उनसे बचने लगे, अब उनका पहले जैसा सम्मान नहीं करते थे। जब भी सास जी बाजार जाती, उन्हें ऐसी बातें सुननी पड़ती, लगता है मिस्टर शर्मा उतने अच्छे नहीं हैं जितने दिखते हैं, है ना? जीवन भर बस लोगों को धोखा दिया। एक दोपहर जब पूरा परिवार चुपचाप खाना खा रहा था, ससुर जी ने अपना चम्मच रखा और कर्कश आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई। उस अचानक कथन ने सास जी और मेरे पति को चौंका दिया। मेरा भी। मेरे हाथ में रखा चावल का कटोरा कांप गया। वह बस फर्श को देखते रहे, अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर सके और रूंधी हुई आवाज में कहा, मैं लालच में अंधा हो गया था और अपना विवेक खो बैठा था। मैंने एक ऐसा काम किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता। जीवन भर अपनी इज्जत और अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखी और आखिर में मैंने खुद ही अपने मुंह पर कालिक पोत ली। सास जी कांपते हाथों से रो पड़ी। उन्होंने अपने पति का हाथ पकड़ा और रो पड़ी। जी, यह सब कैसे हो गया? मुझे शर्मिंदा किया, बच्चों को दुख पहुंचाया और बहू को डराया। आपको एहसास है कि आपने क्या किया है? ससुर जी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। 2 आंसू की लकीरें बह निकलीं। मेरे पति लंबे समय तक चुप रहे, फिर रूंधी हुई आवाज में कहा, पिताजी, मैं शायद आपको माफ कर सकता हूं, लेकिन आपने मेरी पत्नी के साथ जो किया है उसे मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। जैसे आपने मुझे एक पुरुष बनना सिखाया, मैं अपनी पत्नी की जीवन भर रक्षा करूंगा। मैं उसे एक पल के लिए भी अपमानित नहीं होने दूंगा। कमरा आंसुओं का सागर बन गया। मैंने सिर झुका लिया। मेरा दिल भारी हो गया। मेरे अंदर का सारा गुस्सा और डर धीरे धीरे गायब हो गया। मुझे एहसास हुआ कि एक व्यक्ति के सामने जो अपनी ही सच्चाई से टूट चुका है, बदला लेने के शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो बचा था वह केवल एक घाव था जो कभी नहीं भरेगा, जिसे हम सबको अपने अपने साथ लेकर चलना था। उस दिन के बाद ससुर जी लगभग कभी घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने खुद को अपने छोटे से कमरे में बंद कर लिया, बातचीत और नजरों से बचते रहे। सास जी हर दिन अपने पति की देखभाल करती थीं, लेकिन उनकी आंखों में वह पूर्ण विश्वास हमेशा के लिए खो गया था। मेरे पति, हालांकि वह भी पीड़ित थे, ने अपना सारा प्यार मुझ पर बरसाया और मेरे घावों को भरा। समय के साथ
वह घाव धीरे धीरे भरने लगे और पड़ोसियों की कानाफूसी भी शांत हो गई। लेकिन हमारे परिवार के लिए उस घाव का निशान गहरा रहा। मैं सामान्य जीवन में लौट आई। अब लंबी रातों से नहीं डरती थी, लेकिन दिल की गहराइयों में मैं जानती थी कि वह भयानक यादें कभी नहीं मिटेंगी। एक दोपहर जब मैं आंगन में फूलों को पानी दे रही थी, ससुर जी बाहर आए। वह दुबले हो गए थे और उनके बाल सफेद हो गए थे। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि पछतावा था। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटा मुझे माफ कर दो। मैं जम गई। वह एक शब्द माफ, जिसे सुनने का मैं महीनों से इंतजार कर रही थी, सुनकर मेरा गला रुंध गया। मैंने उन्हें देखा और रो पड़ी। मैं बस उम्मीद करती हूं कि आप सच में बदल जाएं। उम्मीद है कि अब और कोई पीड़ित नहीं होगा। उन्होंने सिर हिलाया और धीरे धीरे मुड़ गए। उनकी पीठ झुकी हुई थी। उनका वह प्रभावशाली व्यक्तित्व अब नहीं रहा था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले छिपाने की, अंत में उसे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। 1 साल बाद हमारा परिवार धीरे धीरे फिर से स्थिर हो गया। मेरे पति अभी भी लगन से काम करते थे और मुझे पहले से भी ज्यादा प्यार करते थे। सास जी और भी चुप हो गई थीं, लेकिन उनकी नजरों में मेरे प्रति दया भरी हुई थी। और ससुर जी खामोशी में जीते थे। उनकी प्रतिष्ठा चली गई थी, लेकिन कम से कम उन्होंने रुकना सीख लिया था। उन सब बातों को याद करते हुए मुझे एक बात का एहसास हुआ। एक परिवार में किसी भी इज्जत से ज्यादा कीमती परिवार के सदस्यों के बीच का प्यार होता है। अगर आंखें लालच और स्वार्थ से अंधी हो जाएं, तो इसका परिणाम न केवल करने वाले को भुगतना पड़ता है, बल्कि उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जिन्हें वह सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैंने सबसे अंधेरे दिन देखे हैं, लेकिन उसकी वजह से मैं अब अपने पास मौजूद साधारण खुशियों की ज्यादा कद्र करती हूं। यह कहानी संतुष्टि के साथ नहीं, बल्कि एक दर्दनाक सबक के साथ समाप्त होती है। सम्मान और विश्वास को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है, और मुझे विश्वास है कि एक उदार दिल के साथ घाव अंततः भर जाएंगे। एक ऐसे परिवार को पीछे छोड़ते हुए जिसने हमें एक दूसरे का अधिक सम्मान करना और प्यार करना सिखाया है। मेरे प्यारे दर्शकों, इस तरह इस आंसू और पीड़ा से भरी लेकिन साथ ही एक ज्ञानवर्धक कहानी का अंत होता है। एक छत के नीचे शायद कई रहस्य छिपे होते हैं, लेकिन अंत में जो बचता है वह धन या हिसाब किताब नहीं, बल्कि परिवार के बीच का स्नेह और विश्वास होता है। इस कहानी के माध्यम से हम देखते हैं कि जब इंसान का दिल संदेह से भर जाता है, तो सबसे कीमती चीज भी एक भारी बोझ बन सकती है। केवल पारिवारिक प्रेम को प्राथमिकता देकर, दिल खोलकर और माफ करके ही एक घर को सच्ची शांति मिल सकती है। यह एक बड़ा सबक है जिसे हम सभी अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। अपने आसपास के कीमती रिश्तों की कद्र करें और उन्हें संभालें। वही दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर आज की कहानी सार्थक लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट छोड़ना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए और भी गहरी कहानियां बनाने की एक बड़ी ताकत है। हम हमेशा एक शांतिपूर्ण जीवन की यात्रा में आपके साथ रहेंगे।